इस वजह से मैं कहता हूँ कि जहां तक हो सके अवॉइड करना है, खासकर आर्टवर्क से सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए बनाना है, ना तो कंपटीशन के लिए बनाना है, ना सेलिंग पर्पस के लिए, और ना खुद के प्रमोशन के लिए भी सही नहीं है। बहुत पुराने आर्टिस्ट का आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसमें भी अगर अपने तरीके से कुछ किया जाए, अगर नया बहुत पुराने आर्टिस्ट का भी, तो बेटर है। यानी कि मोनालिसा को कई लोग बनाते हैं अपने तरीके से, इसमें कुछ दिखाना चाहते हैं डेप्थ, तो वो भी आगे के लेवल की बात है। स्टार्ट में क्या होगा कि डिपेंडेंसी बन जाएगी। क्या होगा कि आप उसको अलग तरीके से बनाने के लिए नहीं करेंगे, बस आप जस्टिफाई करेंगे कि मैं उसे अलग तरीके से करने के लिए सब किया। लेकिन सच ये रहेगा कि कहीं ना कहीं आप उसमें बंध के रह जाएंगे, जैसे ग्रिड मेथड के साथ होता है। ग्रिड मेथड अच्छी चीज है, कोई गलत चीज नहीं है, और उससे आप यूज कर सकते हो अपने बिना आर्टिस्टिक स्किल को खत्म किए। लेकिन अगर कोई स्टार्ट में यूज करने लगे तो वहां चिपक जाता है वो उसका एक हथियार ना हो के, टूल ना हो के, उसकी एक मजबूरी बन जाती है। ग्रिड से वो बाहर निकल ही नहीं पाता है। तो इस वजह से जहां तक हो सके जितना ज्यादा ओरिजिनल। और मुझे तो पता है कि मतलब हमारे क्लास में तो ऐसा नहीं है कि आप लोग बहुत वीक हैं, आप लोग कर भी लेंगे। थोड़ा चैलेंजिंग होता है ज्यादा अपने से करना, बट मुझे लगता है कि आप सबके सब कहीं ना कहीं चैलेंज के लिए आप लोग रेडी हैं। कोई स्किल लेवल में कम है या ज्यादा है, बट मेंटली आप सब प्रिपेयर हैं, आप सब बिल्कुल कंडीशनिंग आप सबकी हो चुकी है। और थोड़ा सा जो करेज चाहिए वो सबको चाहिए होता है, मुझे भी चाहिए होता है। जब कुछ नया मैं कुछ बनाता हूँ तो डर मुझे भी लगता है, कॉन्फिडेंस मुझे भी नहीं होती है। तो ऐसे करके जब मैं इसे पढ़ा रहा हूँ अभी, अब जो बना के मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, स्टार्ट टाइम बहुत मुश्किल होती थी मुझे, कहीं भी किसी को दिखाने बनाने के टाइम बहुत डर लगता रहता था, क्लास में भी बहुत डर लगता था कि कैसे बना रहा हूँ। तो सभी चैलेंजेस के साथ ही है, मगर आपको ट्राई करना है, ठीक है। और ज्यादा बहुत कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन ये है कि कल पता चल ही जाएगा। छोड़िए, मैं कुछ और नहीं बताने वाला, कल पता चलेगा ही। अब देखते हैं इस क्लास से कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। 2 लोगों ने किया था पार्टिसिपेट। हर्ष, आप तो किए नहीं, आपने बोला था लेकिन आपने किया नहीं। सर और ऑर्गेनाइजर थोड़ी कर सकते हैं। हाँ, ऑर्गेनाइज जो ऑर्गेनाइज कर रहा है उसमें तो वो थोड़ी कर सकते नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजर यहाँ पे डिसीजन नहीं ले रहे हैं ना। आप तो अगर पूछे थे, मैंने बोला था आप कर सकते हैं। हैं, क्योंकि आपने यहाँ नहीं हमारे पूछा थ्योरी था। दूसरे हैं। नहीं, मुझे लगा नहीं कर सकते इसलिए मैंने कुछ नहीं पूछा। ना ना ना, ये ऑर्गेनाइजर के हाथ में नहीं है, वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सिर्फ। यहाँ तो प्रॉपर ज्यूरी है। मैं तो इस वजह से हट गया। क्यों हट गया मैं ज्यूरी या जज से? मैंने बोल ही दिया। वो लोग कह रहे थे कि यू कैन ऑल्सो यूज डिस्कशन, वाला कि मैं नहीं करूंगा सर। 2-2 जज हमारे थे, क्योंकि मैं क्लास भी ले रहा हूँ ना, और मेरे स्टूडेंट से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मुझे डर है इस बात का कि मेरे स्टूडेंट अवार्ड जरूर ले आएंगे कोई ना कोई। खुशी भी है, फक्र भी है, लेकिन एक तरह का डर भी लगता है इस चीज से कि कोई ये कह देगा कि अपने ही स्टूडेंट को ये मतलब अवार्ड दे देता है हर बार, और देता नहीं। इसीलिए मैं इनसे हाथ ही खड़ा कर लिया कि मैं करूंगा ही नहीं, मैं अपने किसी कंपटीशन को मैं जज ही नहीं करूंगा। मैंने यही हाथ खड़ा कर लिया है। मैंने अपने किसी कंपटीशन में जज नहीं बनूंगा। थोड़ा सा भी मैं आर्बिट्रेशन भी नहीं करूंगा बीच में, कुछ भी दिमाग में जो वो दे रहे हैं बस काउंट करके, बस मेरा काम है। टाई भी हो रहा है तो उन लोगों के ऊपर ही छोड़ रहा हूँ मैं कुछ नहीं कर रहा, इन्वॉल्व भी नहीं हूँ मैं जज में। नहीं तो प्राउड फील करवा के मेरी बैंड बज सकती है, सब लोग कहेंगे देखो देखो, है ना? क्यों अर्चना मीनाक्षी? लास्ट टाइम वहां जज बना तो बड़ा डर लग रहा था मुझे। क्या हुआ अर्चना, अभी तुम्हें कंफ्यूज कर दिया, तुम्हें डर लग रहा है? क्या हुआ तुम्हारा आखिर फाइनल या? डर नहीं लग रहा है, यहाँ सडन लाइट चली गई और एक साथ बहुत सारे कुत्ते भूखने लगे, मुझे डर लग गया। अच्छा हमको अच्छा। लगा शायद भूकंप आ। अरे मुझे आजकल बड़ा फील होता रहता है, तो मुझे लगा एक दिन मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, एक तो ओके, अच्छा चल रहा है फिलहाल तो डॉट का। अब काम बहुत ज्यादा करने पड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा काम। इतना माथा पच्ची हो रहा है ना। अब इसे बुक बुक के लिए बनाना है, फिर आगे मैगजीन आ जाएगा।
तो एक और चीज है, आज जो मैंने बनाई, 2 दिन से जो मैं बनाई, आपको मैं एक बात बता दूं पहले ही कि वो लग तो बहुत अच्छा रहा होगा, जो मैं बना रहा हूँ बहुत रियलिस्टिक बना रहा हूँ, पर मेरी नजरों में बहुत ज्यादा खुशी नहीं मिलती है, उसे बना के संतुष्टि नहीं है। और आप लोगों को भी वो उस उसके उसके तरफ उसमें फंसाने के लिए या फिर उसके तरफ मोटिवेट करने के लिए मैंने ऐसा नहीं किया है। रियलिज्म एक एरिया है बस, रियलिज्म सबसे ऊपर नहीं है, ये हमें याद रखना है। मैं क्यों बना रहा हूं, आपने मुझे हार्डली कभी देखा होगा इस तरह के काम करते हुए, आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा। मैं बना सकता हूँ इसको और भी रियलिज्म की तरफ मैं ले जा सकता था, और भी ज्यादा हाइपर रियलिज्म, लेकिन मैंने फिर भी इंटैक्ट रखा है सारे स्ट्रोक्स को, क्योंकि उतने हद तक मैं नहीं जा सकता हूँ चॉइस बाय स्किल आई कैन गो। क्यों ऐसा कर रहा, इसके पीछे एक वजह है। जैसे बुक्स वगैरह में निकाल रहा लर्नर्स वगैरह को, हमारे यहाँ जो एक मेंटालिटी फैली है, अगर मैं सीधा सीधा जाके अगर मैं बोलूंगा कि ये ऐसे नहीं वैसे होता है, तो शायद उनका भला ना हो पाए। शायद वो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दे, सोचे कि ये नहीं बना पाता है क्योंकि मैं बनाता नहीं हूँ अक्सर, ये नहीं बना पाता है इसीलिए ऐसा कह रहा है ये, है ना, इससे बन नहीं पाता इसलिए कह रहा है ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी में घुस गया है ये, फेसबुक के लाइक्स इतने स्ट्रॉन्ग घुस चुके हैं कि आप देखेंगे सब के सब लोग जिनके पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है वो भी अपना एक पेज बना लेते हैं। यानी नेसेसिटी से ड्राइव ना होके पूरा ईगो से ड्राइव होने लगा है सब कुछ, और एक ऐसे बिजनेस नंबर का भी सारा जगह चक्कर हो गया है। तो लाइक आपको जब कुछ दिखाना होता है तो आप व्हाट्सएप बिजनेस नंबर लगाते हो कि आपको वेबसाइट से लेके आप लिस्टिंग तक दिखा सकते हो मेरे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। लेकिन अभी एक ये ब्रांड एक स्टेटस सा बनने लगा है कि आपको दिखाना है। तो इस दौर में ना ईगो इतना इन्फ्लेट हो रहा है लोगों का कि लोग सुन नहीं सकते। तो ये बुक्स मैंने खास करके बिगिनर्स पे एम करके बनाई है, इसीलिए थ्योरी व्योरी से कुछ नहीं डाला, प्रोसेस डाला, क्योंकि वो लोग प्रोसेस में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि थ्योरीज का मतलब ही नहीं समझते, वो थ्योरीज की कोई वैल्यू ही नहीं समझते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द पर्सन मैंने खास करके बनाई है ये बुक, जिससे कि वो लोग कम से कम आए ट्रैक पे, उन्हें लगे कि हाँ यहाँ आर्ट सीख सकते हैं, और फिर धीरे धीरे उन्हें समझाया जाए कि रियल आर्ट होती क्या है। अब दूसरी बात ये है कि ये जो लोग ऐसे जो जो समझ गए, जो जान गए, उनके काम करने का नहीं, उनके काम की बुक है। उनके काम की चीज क्या है कि इसको मैंने बिल्कुल ही छापना नहीं रखा है, ग्रिड ग्रिड निकाला और छाप दिया, वो नहीं है इस बुक में। इस बुक में छपाई नहीं है, हम रियलिज्म पे जा रहे हैं लेकिन मेथड से जा रहे हैं। जो हमारी प्रोपोर्शनल प्लेसमेंट जो हमारी होती है, और सिंपलीफिकेशन करके कैसे शेप्स में डिवाइड करना है, फिर अगले स्टेप में कैसे कैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, इम्प्रूव कैसे करना है, तो वो चीज है। और रियलिज्म गलत नहीं है, मैं आप लोगों को इनकरेज ही कर रहा हूँ एक तरह से कि आप रियलिज्म आप लोग करो। वो जानना बहुत जरूरी, करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उस पर कमांड हो जाएगा आपका ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, आपके अंदर एक स्किल रहेगी। कभी कभी जरूरत पड़ती है इसकी भी, ऐसी बात नहीं जरूरत नहीं पड़ती है। वीएफएक्स से लेके कई जगह हो गया, वीएफएक्स हो गया, फिर आपको मैनिपुलेशन हो गया, फोटोशॉप मैनिपुलेशन, डिजाइनिंग हो गई। यहाँ पे आपको रियलिटी का एक इफेक्ट पैदा करना होगा। ये सब अपने आप में एक प्रॉपर एग्जीबिशन वाले आर्ट नहीं है, बट इन्हें हम बेकार नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इनकी अपनी दुनिया है, इनका अपना एप्लीकेशन है। कमर्शियल आर्ट में भी आपको जरूरत पड़ेगी, एंड दैट इज नॉट रॉन्ग। वहां तक लिमिट होके रह जाना, दैट इज रॉन्ग, दैट इज मिस्टेक। तो वो भी सही है। और एक और तरीका भी होता है, आप जितना भी मेरे काम देखेंगे, अगर आप जूम करेंगे तो आपको लगेगा कि ये पेंटिंग ही है। यानी कि वहां पे भी स्मजिंग बिल्कुल नहीं है, स्मजिंग नहीं यूज किया है। बैकग्राउंड में स्मजिंग यू कैन यूज, इफेक्ट आपको दिख रहा है बैकग्राउंड में स्मजिंग करने के बाद, कितना अच्छे सब्जेक्ट आता है सामने, लेकिन सब्जेक्ट में थोड़ी सी भी स्मजिंग नहीं मिलेगी आपको। ब्लेंडिंग मिलेगा, एक कलर दूसरे कलर में जो मिल जाता है वो एक अलग चीज है। आप आज की चिड़िया को भी देखना, जब आप जूम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से फर्क दिखाई देगा, पूरा का पूरा फर्क दिखाई देगा, सारे रॉ स्ट्रोक्स लगे हुए हैं सारे। तो अगर आप रियलिज्म बना भी रहे हैं और आप उस तरीके से बना रहे हैं कि थोड़ा बहुत इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रही है। कई चीज ना,
कई सवाल ऐसे हैं ना जो अक्सर हम डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं यहाँ। कई लोग मेरे से पूछ रहे थे, एक प्रसन्ना जी है जो वहाँ अभी रह रही है, सुबह में जिनकी क्लास होती है, तो वो भी मेरे से पूछ रही है कि क्या कैसे बनाना है नहीं बनाना है। ये कॉपीराइट का बहुत बड़ा पंगा है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एक तरीके से, खास करके तब जब आप ग्लोबल लेवल पे कुछ करना चाहते हो, क्योंकि हमारे इंडिया में किसी को नहीं पता है तो लगता है छोटी चीज है, पर बाहर क्राइम जो होता है ना, आपको मर्डर वगैरह की जो जुरिडिक्शन होती है, क्राइम लॉ से ज्यादा खतरनाक और ज्यादा क्विक और ज्यादा एक्टिव आपको आईपी लॉ होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है। हमारे यहाँ क्रिएटिविटी के नाम पे तो कुछ है ही नहीं, तो हमारे यहाँ लॉ भी कमजोरी और कमजोर है, इसीलिए हमारे यहाँ कुछ नहीं है, हमारे यहाँ के लोग बाहर ही चले जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बहुत कुछ चेंज हो रहा है, काफी ज्यादा इस तरह भी काम हो रहा है, तो इसके बारे में जानकारी आप सबको होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, स्टील करना है, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, मैं नहीं कह रहा, बहुत बड़े स्टैनली स्टैनली का बहुत बड़ा नाम है, आप लोग को शायद पता हो स्टैनली के बारे में। जिन्हें नहीं पता है उन्हें भी पता है, इनडायरेक्ट में पता है, बताता हूँ कैसे। मार्वल मूवीज या मार्वल स्टूडियो को कौन नहीं जानता है? अगर वो भी नहीं जानते आप तो एवेंजर्स को जानते हैं ना, एवेंजर्स, सुपरमैन को सब जानते हैं यहाँ, सुपरमैन, बैटमैन, है ना, वंडर वुमन, हल्क, आयरन मैन, ये सब किसकी देन है? मार्वल कॉमिक्स। सबसे पहले कॉमिक्स आया और बाद में इसके ऊपर मूवीज भी बनने लगे, एडेप्टेशंस हो गई और इसकी मूवीज। और उसका जो फाउंडर था वो है स्टैनली, मगर वो एक्सपायर हो गए 2-4 साल पहले। स्टैनली का ये कहना है कि पुअर आर्टिस्ट कॉपी एंड ग्रेट आर्टिस्ट स्टील। चुराना एक कला है, स्टील करना एक कला है, बट कॉपी नहीं। स्टील करना क्या होता है? दुनिया में जो कुछ भी है वो क्रिएशन है? नहीं, कुछ भी क्रिएशन नहीं है, सबके सब रिक्रिएशन है। प्रोडक्शन है कुछ भी नहीं। प्रोडक्शन हम मान लेते हैं, नाम दे दिया, हर कुछ रिप्रोडक्शन है। दुनिया में कोई भी एक चीज ऐसी जैसी है वो आज, वो किसी ना किसी चीज से इंस्पायर होके वैसी है। आज अगर कोई आर्टिस्ट अगर ये कहे कि मैं बिल्कुल अपने मन से बना लिया कोई भी चीज, तो नहीं मान सकता। मैं अभी अपने मन से जो भी वो निकालता हूं मैं, है ना, एक कॉन्सेप्ट आर्ट के तरीके से जिस पोजीशन में जो करते हुए बोला जाए मैं बना दूंगा। बट क्या वो अगर सही मायने में, अगर ब्रॉडर वे में अगर देखें, ब्रॉडर सेंस में, तो क्या वो मेरा प्रॉपर प्योर 100% प्योर क्रिएशन है? नहीं है। मैंने कहाँ से सीखा? मैंने बहुत सारे बॉडीज देखी हैं, बहुत सारे पेंटिंग्स देखे हैं, बहुत सारे फोटोज देखे हैं, वहां से इंस्पायर होकर मैं सीखा हूं। अगर मैं अंधा होता तो बना पाता? नहीं बना पाता। या जो चीज मैंने कभी नहीं देखी है वो बना पाऊंगा? नहीं बना पाऊंगा मैं। कोई मेरे से कहते भूत बनाने, मैं नहीं बना पाऊंगा, देखा ही नहीं है। हाँ, भूत वाले मूवी से इंस्पायर होकर बनाऊंगा, वो भी रिक्रिएशन हो गया। तो दुनिया में सारी चीजें रिक्रिएशन है, पर ये क्रिएशन और रिक्रिएशन के बीच की बाउंड्री को समझना बहुत जरूरी है। आज थोड़ी सी हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। हर हफ्ते मैं चाहता हूँ कुछ कुछ ऐसी चीज की नॉलेज दी जाए आप लोगों को कि जिससे आप इसको एक सही डायरेक्शन में ले जा पाए। नहीं तो होता क्या है ना, एक ही चीज कॉपी करके बनाते रह जाते हैं लोग सारी जिंदगी, और कभी वो आगे नहीं बढ़ पाती। वो छोटी छोटी चीज होती है ना, थोड़ी थोड़ी चीज, उनको ज्यादा गौर किया जाता है। जिससे आपका कुछ अगर कोई आइडिया हो गया तो वो आपको बहुत ऊपर तक ले जाएगा। आप कितनी भी अच्छी अच्छी कॉपी कर लो, आप उतने ऊपर नहीं जाओगे। हमारे यहाँ कुछ आर्टिस्ट है, मैं डायरेक्टली आपको नहीं बताऊंगा, आप शायद फेसबुक पे देखे होंगे, बहुत इतना रियल वो बनाते हैं। गुड़गांव के ही आर्टिस्ट हैं, बहुत फेमस हैं, लेकिन वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो एग्जीबिशन वगैरह भी नहीं जा पा रहे, क्योंकि वो सिर्फ कॉपी करते हैं, पोर्ट्रेट वगैरह भी सिर्फ कॉपी। और वही एक विजेंद्र शर्मा के जैसे आर्टिस्ट हैं जो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। विजय बिस्वाल वगैरह को देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनकी क्रिएशन है खुद की।
हालांकि वो भी रिक्रिएशन ही है। तो क्रिएशन और रिक्रिएशन के बीच का क्या फर्क होता है, इसका एग्जांपल हम एक लेंगे अभी। जैसे हम बात करें फोक स्टोरीज की, पंचतंत्र की कथाएं या पुराण की कथाएं, किसी एक का कॉपीराइट हो सकता है उसके ऊपर? अगर मान लिया जाए हर्ष अगर उसके ऊपर कुछ पेंटिंग्स या कुछ बना के निकाल देते हैं, ठीक है, एक रामायण के ऊपर एक निकाल दिया पेंटिंग बना के, एक पूरी बुक या कॉमिक्स निकाल दी, अब इसका मतलब दुनिया में कोई आदमी उस रामायण के ऊपर कुछ नहीं बना सकता है, या कॉमिक्स नहीं या कुछ नहीं बना सकता है? ऐसा हो सकता है? क्या आपको लगता है ये होना चाहिए ऐसा? नहीं, हम्म। नहीं। फिर तो कोई जो चाहे वो बना सकता है। मतलब फिर से पूरा बताना। क्योंकि रामायण या महाभारत पे किसी का कॉपीराइट तो है नहीं, इसलिए तो हाँ, जिसको जो चाहे वो बना सकता कोई बना सकता है ना। तो है। फिर क्या होगा? फिर अगर कोई अगर हर्ष की बुक ले ले, उठा ले और छाप दे और कहे कि रामायण पे तो कॉपीराइट है नहीं, नहीं, तो रामायण तब की हर्ष की स्टोरी शक्ल पे कैसी हो कॉपी जाएगी? स्टोरी पे कॉपीराइट नहीं, पर हर्ष का आर्ट वर्क जो होगा वो तो उसकी कॉपीराइट होगी ना। अच्छा, मान लीजिए कि कोई यहाँ पे कोई लिखने वाला है, कोई लेखक ही है, मान लीजिए है 2 मिनट की सुषमा मैम रामायण को अपने तरीके से कुछ लिख के कहानी, अगर कहानी का कॉम्पाइलेशन करके हम बनाते हैं, छोटा छोटा करके सब करते हैं, अगर वो लिख के ही अगर देती है, आर्टवर्क को हटा देते हैं सिर्फ लिख के, और कोई अगर आए उधर से और सुषमा मैम की बुक को लेके सेम सेम करके अपने नाम से छाप के निकाल दे, सुषमा मैम कैसे की शक्ल कैसी हो जाएगी? और उनकी शक्ल जो बिगड़ेगी, क्या वो सही है बिगड़ना या नहीं है सही बिगड़ना? हाँ, सही है बिगड़ना। तो फिर कैसे? रामायण पे तो कॉपीराइट है नहीं, मैं छापूंगा सुषमा मैम का लेके, फिर हाँ। फिर क्या होगा? एक बार तुमने कहा था कि कोई एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है कि उतने ड्यूरेशन के बाद उन सब आर्ट वर्क से कॉपीराइट हट जाती है। हाँ, वो तो सही है। तो ड्यूरेशन तो रामायण का कब का बीत चुका है, लेकिन फिर भी सुषमा मैम ने बनाया, और मैं अगर सुषमा मैम का बुक अगर छाप दूं, सेम रामायण ही तो है भाई, तो क्या होगा? मैं लीगली गलत कर रहा हूँ या लीगली सही कर रहा हूँ? मैं ऑब्वियसली गलत कर रहे हो। कैसे गलत कर रहा तो हूँ? रामायण वो पे मेरा स्टोरी हक है। जो बेसिक प्लॉट होगी वो रामायण की होगी, पर उनका वो उसमें जो वो वर्ड यूज करेंगी या कहानी वो अपने हिसाब से प्लॉट करके अपने हिसाब से लिखेंगी, एग्जैक्टली अब यही बात था मेन। तो वो कई कॉपी कोई केस करेगा में, तो। हाँ, कई केस में क्या होता है, when the plot is a recreation of something in public domain, दो होते हैं, एक तो पब्लिक डोमेन और एक होता है कॉपीराइटेड। कॉपीराइट हो गया वो जो किसी का राइट है जिसके ऊपर, और उसी की राइट है कॉपी करने की, दैट इज कॉपीराइट। कॉपी क्या ब्रॉडली लिया गया है, रिप्रोडक्शन भी कॉपी में ही आ जाता है यहाँ पे, इसीलिए लिया गया है। लेकिन पब्लिक डोमेन क्या होता है? पब्लिक के डोमेन में आराम से आप उसका यूज कीजिए, जो मर्जी वो कर सकते हैं। जैसे प्रेमचंद की स्टोरीज अगर पब्लिक डोमेन में आ गई है, तो मोनालिसा कोई भी बना रहा है, सब बना रहा है ना। तो पब्लिक डोमेन की चीजों को अगर आप रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपके प्रेजेंटेशन का कॉपीराइट होगा, ना कि आपके स्टोरी प्लॉट का। आप किसी और को रोक नहीं सकते कि तुम रामायण के क्यों, तुम क्यों लिख रहे हो कि सीता जमीन में समा गई, जब मैंने लिख रखी है, तुम कहो सीता हवा में उड़ गई, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सीता आपके लिए भी समाई है, मेरे लिए भी समाई है, और जो बुक नहीं लिखेगा उसके भी समाएगी। तो दैट हैज बिकम अ यूनिवर्सल ट्रूथ, पब्लिक डोमेन में है। लेकिन हाँ, आप जो वहां पे शब्दाडंबर या शब्द का जो आप एक जाल जो क्रिएट करेंगे, जिस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे, अगर वही तरीका सेम का सेम अगर तरीका मैं लगा दूं, तो मैं लपेटे में आ जाऊंगा। प्लेजियारिज्म चेक होता है, जो बहुत सारे जो पीएचडी स्कॉलर्स भी होते हैं, वो अगर अपना रिसर्च पेपर तैयार करते हैं जब डिसर्टेशन, तो उसकी प्लेजियारिज्म भी चेक होती है, और शायद कुछ ऐसा है कि 30% से ज्यादा होने के बाद शायद डिक्लाइन होता है। सबका अलग अलग होता है थोड़ा सा। अच्छे अच्छे कॉलेजेस में शायद 20% भी है, शायद जेएनयू में भी 20% है मैक्सिमम। उससे ज्यादा आपको नहीं कुछ भी मिलना चाहिए, अगर मिल गया तो बस आपका 5 साल का मेहनत सब बर्बाद। कई लोग पागल हो गए यहाँ पे जेएनयू में, एक पागल तो पिछले साल मरा, 2 साल पहले मरा है, मरा है, ये जेएनयू में ही था।
तो बहुत मेहनत करते हैं और पता चला प्लेजरिज्म ज्यादा हो जाए। वही होता है यहाँ पे भी, वो लोग कॉपीराइट का अगर कोई भी ये फाइल करे केस तो प्लेजरिज्म टेस्ट करेंगे आपका, क्योंकि आइडियाज तो आपके ऑब्वियसली सेम ही होने वाले हैं। तो एक ये चीज हो जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए उसके ऊपर किसी ने काम किया है, और हर एक स्टेट का हर एक जगह का अलग अलग होता है। मैं आपको अभी जरा देख के बताता हूँ कि आर्ट वर्क का क्या है। तो थोड़ा कम से 60-70 ईयर्स के अराउंड होता है, और 90 ईयर्स का भी एक चक्कर है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि वैलिडिटी ऑफ कॉपीराइट भारत का मैं पहले देख लूं। 60 ईयर्स ऑथर में, ठीक है। और मैं यूएसए का देख लूं, यूएसए का शायद 70 है। सेवेंटी ईयर्स, हाँ सही है, 70 ही है। तो अगर उतने टाइम तक अगर सुषमा मैम ने कुछ भी लिखा है, नहीं मैं सुषमा मैम को नहीं लेता हूँ, किसी और की मौत की बात क्या करूँ। मान लिया कि मैंने अगर रामायण के ऊपर मैंने कुछ बना दिया है या कुछ लिख दिया है, तो मेरी उस बुक की भी कॉपीराइट कहां तक होगी, जब तक मेरे मौत के 60 साल बाद तक कॉपीराइट रहेगा उसका। 60 साल तक, 60 ईयर्स तक कोई कुछ नहीं कर सकता। 60 ईयर्स के बाद आप अगर मेरी उसकी जेरोक्स निकाल के भी अगर आप बेच देते हो तो कोई कुछ कहने वाला नहीं है आपको। आप निकालो और बेचो, तब वो पब्लिक डोमेन में हो गया, तब मैं पूरी दुनिया का आर्टिस्ट हो गया। और वही यूएसए में 70 है। अगर यूएसए का कोई आर्टिस्ट या कुछ होगा, आपको देखना पड़ेगा यूएसए में कब मरा, कितना साल पहले मरा। जैसे मंटो, सादात हसन मंटो, सबको पता होगा जो राइटर था, वो 2016 में कॉपीराइट फ्री हुआ, पब्लिक डोमेन में आ गया है। अब आप उसकी राइटिंग वाइटिंग को कहीं लगा सकते हैं, कोर्ट में लगाइए, आप वेबसाइट में कहीं कुछ लगाइए, उसके ऊपर कुछ बनाइए, वो कोई चक्कर नहीं, किसी पूछना नहीं पड़ेगा आपको कि कॉपीराइट है या नहीं है। प्रेमचंद के साथ वही है, प्रेमचंद भी कॉपीराइट फ्री हो चुके हैं। तो ऐसा है, कुछ केसेस थोड़े से अलग हो जाते हैं, कुछ केसेस स्पेशल केसेस हो जाते हैं, जब आपको वो आर्ट वर्क किसी प्राइवेट एक्विजिशन में है, तो थोड़ा सा हर तरह के राइट आपको उसके पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाते हैं। वो स्पेशल केस है, और उसके बारे में हम बाद में कभी देखेंगे, चर्चा करेंगे। अब ये बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा, बट नॉर्मली ये होता है। तो आप अगर कुछ कभी कुछ बनाना भी है पुराने आर्टिस्ट का, आप सर्च कर लो कि इज वैन गॉग इन पब्लिक डोमेन, वो आ जाएगा, आपको नेट पे बता देंगे कि हाँ वैन गॉग पब्लिक डोमेन में है या नहीं है। तो इस तरह से करके वैन गॉग वैसे है, मैं बता रहा हूँ, और यहाँ तो विंसी भी है शायद, हाँ वो भी है। तो ऐसे करके बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो हैं, और इसीलिए इसीलिए वो वहाँ कैमरा वैमरा से फोटो क्लिक करने से ही मना करती है गैलरीज। क्योंकि अगर वो फोटो क्लिक कर लिया और अगर बेच दिया तो गैलरी कुछ नहीं कर पाएगी। आप अक्सर देखते होंगे ना, गैलरीज में कैमरा ले जाना मना होता है एंटिक पीसेस वगैरह में। वो कॉपीराइट फ्री हो चुका है, बट वो हेरिटेज बन गया है। अब हेरिटेज का क्या है कि पब्लिक डोमेन में आ चुका है, लेकिन फिर भी पब्लिक से दूर रखना है, नहीं तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, क्योंकि सब लोग उसके ऊपर कमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर देंगे, तो ऐसा ही हो जाता है। तो हेरिटेज हो गया। तो अगर आप अगर जाते हो, अगर चोरी छुपे खींच देते हो फोटो अगर, तो वहां आपको चार्ज नहीं लगा सकता है कि ये कॉपीराइट चार्ज नहीं करेगा। वहां वो क्या चार्ज लगाएगा पता है आपके ऊपर, कि ये यहाँ के रूल से कंप्लाई क्यों नहीं किए, यहाँ पे फोटो लेके क्यों ये कर रहे हैं। तो वो एक अलग तरीके से बचाने का तरीका है, और यही वजह है कि वो लोग फोटो ना खींचने के मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं। दिल्ली के भी गैलरीज वगैरह का यही हाल है। किसी का कोई सवाल है क्या कॉपीराइट के मामले में अभी, या सेम मिलना जुलना, या कोई नहीं समझ पाया हो कॉपीराइट के बारे में थोड़ा भी, या कोई भी चीज, तो बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हर एक क्रिएटर को जानना चाहिए, इसीलिए आज हम क्लास में इस पे डिस्कशन कर रहे हैं। बचने के लिए भी, खुद को दूसरों से बचाने के लिए भी, और अपने काम को दूसरों से बचाने के लिए भी।
यानी खुद भी ना लीगली लपेटे जाएं और ना ही दूसरा बंदा मेरा यूज कर पाए। दोनों तरीके से आपको ये हेल्प करती है ये नॉलेज, और बहुत जरूरी है। कभी कभी कोई आर्ट वर्क जैसे वेबसाइट वगैरह पे या पोर्टल वगैरह पे पोस्ट होता है तो वो उधर से गूगल पे चला जाता है, हम्म। तो फिर वहां से कोई अगर रैंडम उठा के उसको कॉपी कर रहा है और आपको बाद में पता चले तो फिर आप उसको कैसे, मतलब कॉपीराइट उस पर कैसे लगा सकते हो फिर? डायरेक्ट केस कर सकते हैं। और दूसरी बात ये मैंने देखा, ये अटेंटिव भी है। इंस्टा वगैरह सब पे आप जो रिपोर्ट करना है आप जाओ रिपोर्ट करो उस सारी चीज को, और उसमें ऑप्शन देगा तो कॉपीराइट रिपोर्ट, आपको बहुत सारी चीजें पूछेगा वो। हो सकता है आपका कॉपीराइट अगर आपने करवाया है, एक होता है प्रॉपर करवा लेना रजिस्टर, जैसे प्राइस है 500 रुपये हर एक आर्ट वर्क पे है या हर एक फोटोग्राफ पे है, और म्यूजिक के काम के लिए 2000 है, और 5000 वगैरह सिनेमेटोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन जो होती है, कोई मूवी वगैरह अगर बनाओ तो 5000 करके। तो इस तरह करके सबका है, या तो आपको वो मांगेगा लाइसेंस जो आपने कॉपीराइट करवाया है, या नहीं तो आपको बोलेगा कि ये कहाँ आपने फर्स्ट टाइम डाला है। वहां पे ना ये देखो, कॉपीराइट का केस, अगर ये बहुत सही सवाल है, क्योंकि एग्जैक्टली कॉपीराइट जो है तो समझ गया, बट ये केस वर्क कैसे करता है ये बेसिकली जानना चाह रही हो, है ना? हाँ। वर्क ऐसे करता है कि ये जैसे ये इसलिए भी पूछा क्योंकि एक मेरी भाभी है, वो मिथिला पेंटिंग की आर्टिस्ट है, तो वो अच्छी खासी फेमस है, तो उनका वर्क बहुत जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो अब उनको हर दिन कहीं ना कहीं उनको दिख जाता है कि उनकी पेंटिंग कॉपी की हुई या उनकी पेंटिंग बस उठा के और कोई कोई अपने नाम से पोस्ट कर रहा है, तो बस रिपोर्ट करते चलना है और लपेटते चलना है, उसको डाउन तो गिर ही जाएगा। अगर कमर्शियल एक्टिविटी कोई कर रहा है तो फिर पैसे का कंपनसेशन भी उससे मांगा जा सकता है, तो केस भी हो सकता है, किया जा सकता है कॉपीराइट। क्योंकि मिथिला पेंट जैसे किसी किसी ऐसे आर्ट इवेंट वगैरह में उनकी पेंटिंग निकाल के और उसे वो प्रिंट आउट करा के फिर वो गिफ्ट कर दे रहे हैं, ऐसे सब भी केसेस वो तो होते हैं। वो तो गलत हो जाएगा, फिर तो वो स्यू कर सकती है। और बेटर यही होगा कि अगर उनकी पेंटिंग इतनी ज्यादा हो रही है तो वो उसका एक ये करवा लें, रजिस्ट्रेशन करवा लें, कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन, कॉपीराइट फाइलिंग, तो ज्यादा मजबूत हो जाता है, केस हो जाता है। तो उसमें क्या होता है ना, आपको कितने पहले वो बनी है, यानी डेट ऑफ ऑरिजिन की जो प्रायोरिटी है उसके अकॉर्डिंग वो लोग देखते हैं। अगर मान लिया वो आपसे पूछेंगे कहाँ से आपकी ये पेंटिंग कहाँ पोस्ट की हुई है, आपको वो देना पड़ता है। इंस्टा वगैरह में ऐसा करेंगे। अगर आपके पास नहीं है रजिस्टर किया, कोई दिक्कत नहीं है, बिना रजिस्टर किए हुए वाले लोगों का भी कॉपीराइट पे हक होता है। तो आपसे बोलेंगे पहले आपने कहाँ पोस्ट किया है, तो आपको वो पोस्ट देना होगा जो कॉपीराइट आपका ये कर रहा है, फ्री इन्फ्रिंज कर रहा है, और जहां आपने पहले पोस्ट किया है किसी कंसिडर्ड जगह, कोई कंसिडरेबल जगह, ऐसा जगह नहीं जहां से नहीं होगा, हर चीज कंसिडर नहीं किया जाता। तो वो वहां पे देखेंगे, और जिसका पहले होगा, अगर आपने पहले पोस्ट कर रखा है बाद में वहां उसने पोस्ट किया है, तो फिर उसको नोटिस चला जाएगा और उसका वो हटा दिया जाएगा, वो इसके खिलाफ भी कर सकता है ये। तो पहले की बात है। अब अगर मान लीजिए, अब कॉपीराइट कैसे वर्क करता है बता दो। अगर मान लिया कि अर्चना तुमने एक पेंटिंग बनाई, ठीक है, कागज पे बनाई पेंटिंग, और कोई बंदा आया तुम्हारे घर में घूमने के लिए, भी तुम सोच रही हो कि कल मैं करूंगी पोस्ट, वो बंदा लिया फोटो खींचा और अपने मेल में कर दिया, कहीं भी पोस्ट कर दिया, जिसको कंसिडर करती है पब्लिक प्लेस पे, जिसका डेट हम चेंज ना कर सके। तो उसके बाद अगर तुम कल को पोस्ट कर रही हो तो वो बंदा तुम्हारे खिलाफ वो कर सकता है केस, कि ये मेरा कॉपीराइट इन्फ्रिंज कर रही है। समझ आया? क्योंकि उसके पास क्या है, पहले तो उसका किया हुआ है, सबूत उसका है, पहले ओरिजिन का सबूत होना चाहिए। राइटर्स को अपने सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह बिखेर के रखना चाहिए, उसे बचा के रखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, अगर कोई भी अगर लेके जाके अगर उसको प्रिंट करवा लिया, पब्लिश करवा लिया, या फिर ऐसे भी अगर ऑनलाइन अगर ब्लॉग पे डाल दिया, तो हो गया उसका, उसी का हो गया वो, फिर वो उसका नहीं रहा आर्टिस्ट का, फिर बहुत पंगा है। तो इसलिए एक बेनिफिट जो होती है आपकी शुरुआत की, ये सबसे जरूरी है। सबसे पहले आपने क्या किया, तो सभी लोगों को मैं एक एक सेशन दूंगा, एक टिप्स दूंगा कि आप सब जो कुछ भी क्रिएट किया कीजिए जो आपको लगे कि आपको खुद का है।
अब दूसरे के कॉपीराइट, दूसरे से कॉपी वर्क कर रहे हैं तो लर्निंग प्रोसेस है, वो कॉपीराइट कॉपीराइट आपका है भी नहीं। लेकिन जो चीज आपकी है उस चीज को बनाए आप, फोटो लीजिए और सबसे पहले मेल कीजिए, खुद को मेल कर लीजिए। है ऑप्शन, जैसे आपका जो ईमेल है ना, वही आप डाल के दोगे तो आप खुद को मेल कर सकते हैं। आप खुद को मेल कर लीजिए और वो सबूत के तौर पे आपकी रह जाएगी। और जीमेल वगैरह को कोर्ट भी कंसिडर करती है, क्योंकि यही वजह है कि वो अब आज भी ऑफिशियल इंटरेक्शन का एकमात्र जो सबसे मेन तरीका है वो वही होता है, मेल, आज भी। तो ये काम होता है। पहले के जमाने में आर्टिस्ट क्या करते थे, उसकी फोटोकॉपी निकलवा के और खुद को मेल कर लिया करते थे वो, यानी वो लेटर वाला कॉपी निकाल के लिफाफा में डाल के जाके स्टाम्प लग गया, उस पे गवर्नमेंट का स्टाम्प लग गया, तो डेट हो गया उसका, डेटेड हो गया कि मेरा इतने डेट को है, देखिए मेरा सबूत है इतने डेट को। ये पेंटिंग बनेगी तब तो मेल पे आएगी, और मेल में डेट अल्टर कर नहीं सकते आप, तो वो आपके पास क्या होगी, परमानेंट के लिए हो गई। तो ये एक तरीका होता है बचाने का। और दूसरा क्या होता है कि आप उसको यही करवा लीजिए, आप कॉपीराइट करवा लीजिए जो होता है, और वो कोई कर सकता है, कोई आपको कानून कोर्ट किसी का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा ऑनलाइन घर बैठे ही आप नेट से कर सकते हैं, अब हमारे यहाँ भी ये हो गया है। और किसी थर्ड पर्सन की जरूरत आपको नहीं है। आप जाइए वहां पे, सारा कुछ बस अपना फाइल कीजिए, लिखिए सब कुछ के बारे में, वर्क अपलोड कीजिए और बस कर दीजिए, सर्टिफिकेट आपको आ जाएगा कुछ टाइम में। तो जो बहुत अच्छा वर्क अगर आपका लग रहा है, ऐसा कोई आर्ट वर्क भी अगर ऐसा लग रहा है, तो 500 का एक वो करवा लेना इज द बेस्ट ऑप्शन। होता क्या है, वो प्राइमा फेसी एविडेंट हो जाएगा, एविडेंस। वो आप अगर वो रहा तो केस आप गए और केस तुरंत खत्म, कुछ होगी ही नहीं। आप गए और आप सीधा शो किया और वो सीधा बंदा की भाई हाँ। और दूसरी बात क्या होती है, घुमा फिरा के बहुत लंबा चक्कर है, मैं उतना लंबा नहीं ले जाऊंगा। दूसरे केस में क्या होता है आपका, कि आप कंपनसेशन आपको ज्यादा मिल सकता है, अगर आपका पक्का अगर सर्टिफिकेट बना हो तो कंपनसेशन आप अच्छे से चार्ज कर सकते हो। अटॉर्नी की फी वगैरह सारी भी वो उसे बेयर करना पड़ेगा, यानी जितना भी आपको लगा आपके एडवोकेट का, वो सारा खर्च आपको सामने वाला बंदा देगा, चाहे जहां से दे। और साथ ही उसके ऊपर जो आपको चार्ज, जो आप फाइन मारेगा हर जाना, कितना विकास से मतलब नहीं, आप सीधा उसको कंज्यूमर कोर्ट की तरह ना, आप सीधा उसको अपने हैरासमेंट करके आप फाइन मार सकते हैं, मतलब चार्ज मार सकते हैं। भले वो कितने का बेचा हो, आप उससे जितनी बड़ी कंपनी उतना बड़ा आप उसको ये कर सकते हैं, शूट कर सकते हैं। 10,000, 20,000, 50,000, 5 लाख, 50 करोड़, कुछ भी। अगर मार्वेल मेरा कुछ चुरा लेती है तो मैं 50 करोड़ भी मांग सकता हूँ, मुझे मिल भी जाएगा। न्यूज़पेपर चुराएगी तो मैं उससे नॉर्मली 30, 40, 50,000 तक मैं ले सकता हूँ। कोई और कमर्शियल पर्पस भी कर रहा है, तो ये सारी चीजें हैं। बट जब ज्यादा आदमी आगे बढ़ जाए, कोई चीज देखी कि ज्यादा ये होने लगा है, तो करवा लेना बेटर होता है। ऐसे डिक्लाइन तो हो ही जाएगा वो वैसे भी, मगर उतना ज्यादा ये नहीं किया जाएगा। यानी आपको रुपए जो होगा, मतलब कई बार ऐसा होता है कि अगर आप नहीं करवाते 500 वाला, या फिर ये आप नहीं करवाते कॉपीराइट, तो कई बार ऐसा होता है खर्च ज्यादा हो जाता है रिटर्निंग आने से। हाँ, लेकिन जीत आपकी होगी, आप प्रूव कर दीजिए, जीत आपकी होगी, फिक्स है वो। प्रूव कर दिया अगर कि आपके पास पहले है। एक और केस यहाँ अगर ऐसे आएगा, मान लिया जाए कि अर्चना ने उसका फोटो लिया और मेल पे भेज, अपने ही मेल पे भेज दिया, और मैं इसका फोटो लेके पहले खुद के नाम से कॉपीराइट करवा लिया, तब मैं कोर्ट पे जाऊंगा सीना तान के। लेकिन अगर ये अपना वो प्राइमा सबसे पहला वाला वो निकाल के आ जाएगी, तो मेरा वो सर्टिफिकेट भी बेकार हो जाएगा, और मुझे कोर्ट अपनी तरफ से भी फाइन मार देगी कि तुमने गलत इस्तेमाल किया है इसका, इस सुविधा का। यानी कि कोर्ट का कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट टू कोर्ट हो जाता है ना, वो हो जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और उसके बाद फिर तब डबल तरीके से फंसूंगा अच्छे से। कोर्ट का अपनी तरफ से एक केस करेगी और एक केस तो अर्चना का रहेगा ही रहेगा, तो दोनों ही केस से मैं फंसूंगा बढ़िया से। समझ आया सबको? थोड़ा बहुत जो सवाल था वो सवाल क्लियर हुआ? हेलो?
आवाज आ रही है मेरी? हाँ, और किसी को कुछ पूछना है क्या इसके ऊपर? किसी को भी कुछ भी पूछना हो? हम्म। कुछ नहीं पूछना? ओके। तो वही यही सारी चीजें हैं। देखिए, अब अगर कुछ, हाँ, एक चीज बताना बहुत जरूरी है। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई फोटो अगर देख के आप बना रहे हो तो हाँ, एक गूगल, जैसे कि अर्चना भी कह रहे थे गूगल पे आना। कई लोग समझते हैं गूगल पे जो भी है वो फ्री है, क्योंकि जीमेल फ्री हो जाता है, गूगल चलाना फ्री है, आपको पैसे नहीं लगते हैं ना गूगल पे सर्च करने के। तो लोगों को लगता है गूगल फ्री है। नहीं, गूगल फ्री है इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारी चीजें फ्री होंगी। समझ आ रहा है? रोड आपका है, इसको ऐसे समझते हैं, रोड आपका है, सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा भी है रोड, आपका भी है रोड। ऐसा नहीं कह सकते मेरा रोड नहीं है, रोड किसी का नहीं है, सबका है रोड। लेकिन अगर रोड पे अगर एक थैला पड़ा हुआ है, उसमें कुछ रखा हुआ है सामान, तो मेरा नहीं है वो। रोड मेरे होने के बावजूद वो सामान मेरा नहीं है। मेरे अपने जगह पे अगर पब्लिक एक प्लेस मैंने बनाया है, अपना ही एक पब्लिक प्लेस बनाया है, अगर मान लिया मेरा एक स्कूल है, तो स्कूल में कुछ बच्चे आए, अपने बैग वैग जो सामान है वो रख दिए, कोई अपना लैपटॉप भी रख के वहां पे घूम रहा है या भूल गया, वो मेरा नहीं हो सकता कभी भी। सामान दूसरे का है जबकि मेरा है वो घर। तो वही है, गूगल का नहीं है वो जो आप सामान देख रहे हैं गूगल के ऊपर, गूगल का है ही नहीं। गूगल तो बस आपको दिखा रहा है। अब जैसे कि मैं दुकान लगाऊं एक मंडी में, मार्केट में, मुझे वो स्टॉल देगा, मैं उसे टैक्स दूंगा। लेकिन वो गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती ना कि मेरे जगह पे तुमने, मेरे स्टॉल पे तुमने लगाया है, ये कद्दू भी मेरा है, ये भिंडी भी मेरी, सब मेरा है, नहीं कह सकती ना। स्टॉल, गूगल सिर्फ एक स्टॉल है, वो आपको सिर्फ प्रोवाइड करता है सारी चीजें। वो एक सर्च इंजन है जहां से आप सर्च कर सकते हैं, जहां से आप जो चीज चाहे वहां पहुंच सकते हैं। पर गूगल का कुछ भी नहीं है ये सब। जितने भी चीजें आपको लगता है गूगल सर्च करके आपको लगता है कि हम बना सकते हैं, वो झूठ है। अभी अभी आप अपना फेसबुक पे जो लगा रखे हैं ना, अगर सर्च कीजिएगा तो सबसे आगे फेसबुक वाला भी दिखाएगा आपके इस पे, गूगल इमेजेस में। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो हो गया, वो तो आपको दिखा दिया कि आप वहां तक पहुंच जाएं। कुछ जगह आपको जाना होगा, शटरस्टॉक, pexel.com, ऐसे बहुत सारे और भी हैं, आलामी, डिवाइंट आर्ट, इन सब पे आपको फ्री मिल जाएंगे फोटोज। लेकिन वहां पे भी सीधा ये नहीं कि अगर वो साइट कह रहा है कि वहां फ्री मिलते हैं तो सब सारी चीजें फ्री है वहां, ऐसा नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से हर एक पिक्चर के बारे में कि रॉयल्टी फ्री है, कॉपीराइट फ्री है, क्या है आखिर ये। रॉयल्टी फ्री का मतलब कॉपीराइट फ्री नहीं होता है। आप लोगों में से रॉयल्टी फ्री के बारे में किन किन ने सुना है कि रॉयल्टी फ्री है ये? कोई बताइए, सब लोग बिल्कुल चुप चुप क्यों हैं? क्लास का माहौल ही नहीं रहा, मुझे नींद आ जाएगी, तब आज मैं सो जाऊंगा तब। अच्छा, और कोई नहीं सुना है रॉयल्टी फ्री के बारे में? और कोई नहीं सुना रॉयल्टी फ्री इमेजेस या पिक्चर्स? और किसने सुना है रॉयल्टी? ROYALTY, रॉयल्टी। ये सुषमा मैम ने तो सुना ही होगा, सुषमा मैम जानती होंगी पक्का, क्योंकि ये वेब वेब डेवलपिंग क्या कहाँ करवाती हैं। तो फ्री इमेज कहाँ है, कहाँ पैसे लगेंगे, सारे इमेजेस तो होंगे पता। हर्ष, आपने भी सुना होगा रॉयल्टी फ्री? हाँ सर, सुना है पर पता नहीं क्या होता है। मतलब ये उसका यूज कर सकते हैं ना, पर नॉन कमर्शियल यूज ऐसा कुछ होता है ना। हाँ, वो भी डिपेंड करता है। अब बताते हैं, पहले रॉयल्टी क्या होता है वो जानना जरूरी है। रॉयल्टी वगैरह ना हम आर्टिस्ट के जानने की बहुत जरूरी चीज है। रॉयल्टी के बारे में किसको किसको पता है? कौन बताएगा कि रॉयल्टी क्या होता है? हाँ, आपका कोई वर्क है और उसके लिए मैं आपको पे कर रहा हूँ तो वो रॉयल्टी होगा। पे कर रहे हैं कैसे?
खरीदने और रॉयल्टी में क्या फर्क है? खरीदने में हो गया कि वो सिर्फ मेरी होगी, रॉयल्टी में है कि वो कोई भी यूज कर सकता है। नहीं, और मेरी भी नहीं हुई। खरीदने के बावजूद कॉपीराइट जो ऑनर है उसके पास ही रहता है, जो बनाया क्रिएटर उसके पास ही कॉपीराइट रहता है, अगर वो कहा नहीं हो। मैं जितने भी पेंटिंग बना रहा हूँ, अगर मैंने कॉपीराइट नहीं दिया, अगर कल को अगर लेने वाला बंदा अगर प्रिंट करना शुरू कर दे, मैं उसकी उसकी कॉपी उसकी प्रिंट के लिए भी मैं मतलब ये कर दूंगा, शो कर सकता हूँ उसे। समझे? अगर मैं कमीशन आर्ट क्या होता है? कमीशन आर्ट महंगा होता है, क्यों होता है? बिकॉज कमीशन आर्ट में आपके पास कॉपीराइट हो जाती है। समझ रहे हैं? ये सब चीजें समझना बहुत जरूरी है, बहुत बारीक सी चीज है। रुकिए आपको बताता, बहुत मजेदार चीज है। कमीशन आर्ट, कमीशन करना, ये बहुत सुनते हो, कमीशन बाई ये, कमीशन बाई वो, है ना? कमीशन वर्क, है ना? हाँ क्या होता है ये एक तरीके से ऑर्डर वर्क हो गया, पर थोड़ा फर्क होता है। ऑर्डर वर्क तो नॉर्मल हम यूज करते हैं, पर जहां कॉपीराइट आती है वहां कमीशन कहते हैं। कमीशन में हो गया एक खास तरह का जंगल बनाना है। जो बंदा है, जो मेरा क्लाइंट है, वो मुझे गाइड कर रहा है, ऐसा नहीं ऐसा बनना है, वैसा नहीं। मैं क्लाइंट के अकॉर्डिंग कमीशन कर, अगर वो कर रहा है मुझे, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बनाऊंगा। और उसकी सारी कॉपीराइट किसके हाथ में होगी? क्लाइंट के हाथ में होगी। और अगर एक होता है कि मैंने बनाया कोई भी आर्ट वर्क, डाल दिया गैलरी में, कोई खरीद लिया आके, उस केस में सारी कॉपीराइट किसके हाथ में होगी? मेरे हाथ में होगी। वो अपना वर्क ले लिया है, पर वो कैसे उसका यूज करेगा, उसको डेकोरेशन के अलावा कोई और यूज कर ही नहीं सकता है वो। ना तो उसकी कॉपी बना के कहीं और किसी को दे सकता है, बेच सकता है, कुछ भी कर सकता है। ना तो उस चीज को कहीं भी ऑनलाइन डाल के उसे पैसे कमा सकता है। मतलब वो नहीं कर सकता है ऐसा कुछ भी। उसको मेरे से या तो चाहिए होगी परमिशन, रिटर्न परमिशन, या फिर वो पहले कॉपीराइट खरीदेगा मेरे से, मुझे पे करके। नहीं तो मैं फिर उसके उसी को उसकी खरीदी हुई पेंटिंग पे भी मेरा ही हक है। जब तक मेरे मरे हुए 60 साल नहीं हो जाते हैं, तब तक वो नहीं कर सकता कुछ भी। मेरे पीछे जो मेरा जो वार्ड होगा, जो आपका एक ये होता है ना, क्या कहते हैं उसको हम, नॉमिनी, वो उसके बाद उसको शो कर सकता है। तो यही है कमीशन आर्ट का ये फर्क होता है। कमीशन आर्ट महंगा होता है, जो कि अच्छे अच्छे लोग ही करवाते हैं। अभी लोग समझ नहीं पा रहे, यही सब अवेयरनेस फैलाने के लिए तो वो मैगजीन वगैरह आ रही है, कि लोग समझेंगे उसकी वैल्यू, तो आर्टिस्ट समझेंगे इस चीज को, और तभी एक मार्केट प्रॉपर बनेगा। यहाँ पे कुछ आर्टिस्ट अपने आप को इतना अंडर सेल कर रहे हैं कि खुद तो मर ही रहे हैं भूखे, कितने और को भूखे मार दे रहे हैं वो। खुद की इज्जत खुद गंवाना और आर्ट की इज्जत गंवाना, वो आर्टिस्ट ही कर रहे हैं। वो ज्यादा कमा सकते हैं उससे, लेकिन उनको आइडिया नहीं है, और कमाना है उन्हें पैसे, उन्हें कुछ पता ही नहीं कैसे कमा सकते हैं और कितना मिल सकता है। तो तैयार है, कोई कहता है कि वो कहते हैं पहले शुरू करते हैं 1,000 रुपए से, कोई कहता है अरे 500 में बना दो, 500 में ये बना रहा है, तो वहां तैयार होता है। 2-4 दिन लेट होता है, उसे डर लगता है, वो कहता है मैं 300 में बना दूंगा। ये हाल चल रहा है अभी। तो ना तो उनकी क्वालिटी इंप्रूव होती है, वो तब 2 की जगह पे तब वो 20 पेंटिंग बनाएगा उसका पेट का खर्चा निकालने के लिए। तो ना आर्ट में प्रोग्रेस तो खत्म ही हो गया, कुछ वो एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएगा आर्ट को। और दूसरा ये हो गया कि रेट मार्केट का डाउन हो गया, ऑल ओवर मिला के क्या हो गया कि आर्ट ग्रोथ में चले जाती है। तो ये एक चीज, कमीशन आर्ट हो गया ये, और एक हो गया परचेस्ड आर्ट। तो ये कॉपीराइट ऐसे आता है, तो गूगल वगैरह में जो भी है, तो यहाँ रॉयल्टी क्या होता है? रॉयल्टी होता है जो वन टाइम डाउन पेमेंट ना करके आपको, या अपफ्रंट पेमेंट ना करके, इंस्टॉलेशन भी नहीं है वो। इंस्टॉलेशन क्या होता है? वो बेसिकली एक एक फिक्स्ड अमाउंट को ही टुकड़े में तोड़ दिया जाता है ना, इंस्टॉलेशन। बट रॉयल्टी अलग चीज है। रॉयल्टी इज लाइक सब्सक्रिप्शन। रॉयल्टी इज लाइक सब्सक्रिप्शन। आपके उस फोटो से जो कुछ भी आ रहा है, सब्सक्रिप्शन या मास प्रोडक्शन वाली चीजों में रॉयल्टी होता है। जैसे कैसे? बुक में रॉयल्टी रेट होता है, एक अपफ्रंट भी होता है, पेज रेट भी होता है, और एक जैसे कॉमिक्स के वर्ल्ड में पेज रेट चलता है। और कई बार कई जगह ये भी चलता है, क्या कहते हैं उसे, रॉयल्टी। रॉयल्टी में क्या है, इतनी बुक सेल हो रही है, 10% रॉयल्टी है। अगर बुक में प्रॉफिट अगर आ रहा है आपको
शायद सेलिंग प्राइस पे होता है। अगर वो आपका है 100 रुपए की बुक है तो 10 रुपए हर एक बुक पे, 50 रुपए की तो कितने हो जाएंगे, 500 रुपए वो आपको देगा। ये हर एक पे जो कमा रहे रॉयल्टी है, रॉयल्टी है। आप एक फोटो ले रहे हो और फोटो का प्रिंट प्रिंट करके बेच रहे हो, सब पे आपको रॉयल्टी देना होगा उनको जिसका फोटो है। दैट इज रॉयल्टी। एक रॉयल्टी का क्या होता है कि उसका एक परसेंटेज होता है जो आपको सब पे देना होता है, रिकरिंग टाइप का हो जाता है वो। तो ये हो गया रॉयल्टी। अब उस फोटो में क्या है, इमेज में क्या होता है कि आप जो रॉयल्टी फ्री इमेजेस हैं उसमें क्या है, नॉन कमर्शियल यूज के लिए अक्सर, फिर भी पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है क्योंकि कॉपीराइट एक राइट नहीं है, वो बंडल ऑफ राइट्स है। रिप्रोडक्शन का राइट हो गया, उसमें मॉडिफिकेशन का राइट हो गया, कमर्शियली सेल करने का राइट हो गया, उसको अलग मीडिया में कन्वर्ट करने का राइट हो गया, समझ रहे हैं, उसको ऑफलाइन ऑनलाइन के लिए अलग अलग राइट हो जाते हैं। तो ये जरूरी है कि आपको बंडल ऑफ राइट्स में से आपको देखना होगा कौन सा राइट है, कौन सा राइट नहीं है। तो कॉपीराइट आपको देखना पड़ेगा, वहां पे उसमें क्लियरली दिया रहेगा कि आप इसका यूज कर सकते हो, नॉन कमर्शियल यूज कर सकते हो। कमर्शियल यूज करना है तो आप वन टाइम पेमेंट करके इसको खरीद लें। उस फोटो को रॉयल्टी फ्री फोटो है वो, यानी कि आप जितना यूज करें पैसे नहीं लगेंगे आपको, एक टाइम पेमेंट करना होगा। रॉयल्टी नहीं है उसमें, उसमें परचेज रेट है, रॉयल्टी नहीं है उसमें, बस एक परचेज रेट है। समझ आया सबको, हर्ष, अर्चना, सब लोगों को? तो रॉयल्टी फ्री इमेज ये होता है। कुछ इमेजेस ऐसे होते हैं सर जैसे ये अर्चना मीनाक्षी अपना काम डालती है नेट के ऊपर और मैं ही उसको कॉपी करके बना के और अपने पेज पे डाल दूं, तो उसको क्या बोलेंगे? क्योंकि इन लोग ने तो अभी कोई ऐसे रॉयल्टी तो लिया नहीं है, तो अपना काम शेयर कर रहे हैं। मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसे बहुत लोग शेयर करते हैं ना अपना काम, और सेम उनका काम कॉपी करके अपने पेज पे डाल दिया, फिर वो क्या होगा? बता रहा हूँ। अगर वो अर्चना लोग जो बना रही है, अगर उसका जेन्युइन होगा, अगर उसका फर्स्ट हैंड होगा, उसका अगर प्रॉपर होगा, तो वो कॉपीराइटेड है। ऐसा कुछ नहीं है, वो कॉपीराइटेड है। अगर आप नहीं भी लेते हो जो भी काम तो शी कैन पुट अ केस ऑन मी कि भाई ये मैंने बनाया था, इन्होंने बिल्कुल 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 वो हो ही सकता है। अगर उनका डिजाइन हूबहू बनाओ तो भी मतलब वो है, मतलब आई एम नॉट कि मैं उनका पिक्चर लेके अपने पेज पे डाल रही हूँ, बट एग्जैक्टली रिप्रोडक्शन बोला ना कि कॉपीराइट कई तरह का है। कॉपीराइट टू कॉपी, टू प्रोड्यूस, क्या कहते हैं उसको, फोटो कॉपी, टू कॉपी इट, टू रिप्रोड्यूस इट, टू अडेप्ट इट। समझ रहे हैं? यही नहीं सिर्फ रिप्रोडक्शन, एडेप्टेशन में भी है। अगर कोई राइटर कुछ लिख रखा है, कोई अपनी मर्जी से उसके ऊपर नहीं बना सकता कॉमिक्स, अपनी मर्जी से मूवी नहीं बन सकती उसके ऊपर। याद होगा आपको सलमान खान के ऊपर जो हंगामा मचा था, ये सुल्तान में जो कॉपीराइट खा गया था किसी का। वो हंगामा मचा, बाद में फिर कुछ रुपए देके शांत किया। एक तो बहुत कम रुपए दिया और वो भी नहीं दे रहे थे लोग। कॉपीराइट बहुत खाते हैं हमारे देश में, ये बहुत गंदा है। जहाँ तक होता है कि, क्योंकि मैं इसलिए भी पूछू ना, क्योंकि इंटरनेट से हम लोग जैसे अपना कुछ बनाते रहते हैं, अपना क्रिएटिव्स, तो हम पिक्चर्स ले लेते हैं, तो उसमें ये भी बोलते हैं ना कि कॉपीराइट तो बेसिकली परचेज किया जाता है। जब तक अर्चना लोग फ्री में डाल रही हैं, उस पर कोई इन्होंने कॉपीराइट तो नहीं लिया हुआ है, तो फिर वो इलीगल क्यों होगा? कॉपीराइट लिया नहीं जाता है, कॉपीराइट आपको लेना होगा। अर्चना का तो कॉपीराइट है। देखिए, कॉपीराइट का एक जन्म होता है, कॉपीराइट इज बॉर्न, और उसके बाद वो सेल होता रहता है। कॉपीराइट इज लाइक अ कमोडिटी। आपने बनाया तो आपका तो कॉपीराइट, आपने पैदा ही किया कॉपीराइट उसका। बट वो कहते हैं ना कि अब आपका जो भी काम है, उस काम पे आपको कॉपीराइट करना पड़ता है उस चीज को ना, जरूरी नहीं है। अच्छा, इट इज नॉट नेसेसरी कॉपीराइट। अब जो गरीब है कोई बनाने वाला, अगर कोई नहीं कर लगाया पैसे, तो गवर्नमेंट को अगर पैसे नहीं देता है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसकी चीज चोरी हो जाए और वो देखा जाए, है ना? ये इनह्यूमन है। तो इस वजह से कॉपीराइट उसी टाइम आ जाता है जैसे ही वो वर्क फिनिश हो गई। जैसे बना, कॉपीराइट इज विद द क्रिएटर। वो करवाए नहीं करवाए अलग चीज है, वो उसके साथ, उसके पास है। ये तो सर एक चीज हो गया ना, बट अगर जब हम लीगल टर्म्स पे जाएंगे ना, तब तो वो चीज नहीं होगी, क्योंकि उनकी इमेज पे वहां पे कोई कॉपीराइट नहीं लिखा रहता। इट्स जस्ट जर्नल पिक्चर, यू नो, व्हिच इज बीइंग पोस्टेड। स्टिल अगर कोई नहीं लिख रहा है तो भी आप उसको ऐसे नहीं यूज कर सकते। तो आपको पता नहीं। जब देखिए, इसका मतलब ये है कि 3 केस होता है। एक तो कि बताया जाए कि कॉपीराइट है भाई, एक कि ये फ्री है कॉपीराइट से, और एक कुछ ना बताया जाए।
तो यहाँ कुछ ना को आप यस नहीं समझेंगे, आप नो समझेंगे। अच्छा। यहाँ पे जब तक आपको कोई परमिशन नहीं है या फिर कहीं लिख के बताया नहीं गया कि भाई ये आपके यूज के लिए, तो तक आप कुछ नहीं कर सकते। आप मेरी मर्जी, मैं कुछ नहीं डालू वहां, मैं अपना साइन तक नहीं डालू अगर मैं, और अगर मेरे पास प्रूफ है कि वो मेरा है तो भी कॉपीराइटेड है मेरा। ओके। यानी कि वो आपने बनाया, आपको बस प्रूव करना है। आप कोर्ट में केस कर सकती है, वहां वेरिफिकेशन बस प्रूव करना है कि ये आपने बनाया है। पहले सबसे पहला ओरिजिन जो है वो आप अगर प्रूव कर देती हैं तो आप जीत जाएंगे केस वो। लेकिन अर्चना मीनाक्षी, मैं आप लोग का कोई काम कॉपी नहीं कर रही, मैं एग्जांपल ले रही थी। पता चले लोग डर नहीं नहीं, जाए। बहुत जरूरी है। अब क्या होता है उस केस में, फिर लोग क्यों पैसे देके लोग क्यों करवाते हैं फिर, है ना। हाँ वही। पैसे देके करवाना बहुत जरूरी तब हो जाता है जब अलग अलग कॉपीराइट को सेल कर रहे हो परमिशन के लिए, तब जरूरत पड़ जाती है। यानी अगर मान लिया दो केस होता है, एक तो प्राइमा फेसी एविडेंस हो गया, गवर्नमेंट का कागज है, आपको कुछ ईमेल में दिखा नहीं, देखो भाई मेरा कागज यहाँ, सीधा आपने कागज दिखा दिया, है ना। हम्म। और दूसरा ये होता है, अब जैसे शादी की बात करें, शादी आप मान रहे हैं और एक मैरिज सर्टिफिकेट हो गया। हमारी ये शादी जिसमें मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है वो भी प्रूफ होता है, वो भी कानूनी प्रूफ होता है ना, विटनेस के थ्रू। पता है आपको, आप लोगों को नहीं पता है क्या? नहीं, लेकिन वो सर अगर लीगैलिटी में जाएंगे ना, तो जो हम लोगों की शादी होती है ना, वो उसको मतलब उतना वो नहीं वेटे वो मिलता नहीं अनटिल अनलेस आपका मैरिज सर्टिफिकेट हो। नहीं नहीं, वो अभी भी जो देश में हो रहा है, सब लोग मैरिज सर्टिफिकेट से नहीं कर रहे हैं शादी, वो मिल जाता है पहले ही वैसे ही। हिंदू कोड ऑफ, ये जो है ना हिंदू लॉ कोड ऑफ मैरिज जो है लॉ, और मुस्लिम कोड ऑफ मैरिज, इस सब में ऐसे माना जाता है कि आपको विटनेस देना होता है। अभी भी अगर आप कोर्ट मैरिज करने जाओ तो विटनेस मांगते हैं वो, 3 विटनेस मिनिमम। हाँ। तो वहां पे भी अभी वही है ना। अभी गांव अगर में हर जगह थोड़ी लोग ऐसा करते हैं, लेकिन उनका भी डिवोर्स वगैरह होता है, उनका भी केस होता है। अब गांव में मान लिया शादी हुआ और किसी को अगर प्रताड़ित किया गया तो केस बनता है मैरिज लॉ के अंदर ना। अब सबको तो नहीं पता है कैसे होता है वो, कैसे कोर्ट मैरिज करते हैं, कितने लोग को पता है, जो शहर के लोग हैं वो तो करवा लेते हैं। हाँ। तो उनको प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, विटनेस लाओ, ये करो वो करो। और हमारा क्या होगा, एक कागज दिखाए हो गया, एक लाइसेंस की तरह मिल गया हमारा। तो बस बस यही फर्क यहाँ कॉपीराइट में भी है। आपने नहीं करवाया है, एक फर्क, पहला फर्क मैं बता रहा हूँ, आपने नहीं करवाया आपको प्रूव करना पड़ेगा। आपने करवा लिया है, आपका वो कागज और जो नंबर हो कॉपीराइट का जो वो मिलेगा आपको, वो नंबर, बस वो काफी होगा आपका। तो प्राइमा फेसी हो गया, और थोड़ा सा प्रिविलेज मिलता है क्योंकि गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग में वो आ गया। आपने किया रजिस्ट्रेशन करवाया तो ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट का हो गया, वो चीज गवर्नमेंट इज नाउ अ विटनेस। तो आपको सारे पैसे वसूल ये करवाना सारा कुछ वो गवर्नमेंट की ड्यूटी हो जाएगी। 50-500 रुपए क्यों दिया उसे आपने, है ना। तो वो केस मजबूत हो जाता है और आपको पैसे ज्यादा कंपनसेशन आप रिकवर कर सकते हो यूज करके काफी सारी चीजें। दूसरा फायदा, अब एक क्रिएटर है, एक किसी ने कुछ लिख दिया, ठीक है, उसका वो कॉपीराइट करवा लेता है बंडल। अब कॉपीराइट करवाने का फायदा ये आपके पास कागज पे है कि सारे कॉपीराइट आपके पास है। आप एक एक को तोड़ के, आप वो नंबर जो कॉपीराइट नंबर है उसको लेके आप एक नया कॉपीराइट स्प्लिट का कॉन्ट्रैक्ट बना के, आप उसी मेन जो पेरेंट कॉपीराइट आपके पास है उसके नंबर रेफरेंस का यूज करते हुए आप हर एक बंदे को अलग अलग कॉपीराइट आप बांट सकते हो अच्छे से, और सबका एक जगह रेफरेंस रहेगा। तो बहुत आसान हो जाता है, बहुत अच्छे तरीके से उसको लीगली पकड़ना आसान हो जाता है। नहीं तो अब आप लगे रहोगे, इतना टाइम भी तो नहीं किसी के पास, है ना। तो इसलिए लोग करते हैं। अब कैसे, आपको अभी भी शायद बंडल करके स्प्लिट करना समझ नहीं आ रहा होगा, है ना, किस केस में, है ना। नहीं, वैसा नहीं है, अभी तो क्लियर हो रहा है। क्योंकि मुझे क्या था ना कि मुझे ये था कि कॉपीराइट जो हम परचेज करते हैं अनटिल एंड अनलेस ऐसे अगर कोई भी पिक्चर्स आ रही है नेट पे और उसको अगर हम थीम को कॉपी कर लेते हैं तो इट्स नॉट लीगली, मतलब बंदा लीगली कुछ नहीं कर सकता, मतलब अदर ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा कॉपीराइट करवाया था, भाग गया वो, और इंस्टाग्राम पे भी लगा दिया, इंस्टाग्राम वालों ने भी एक्शन लिया। वो एक्शन लेता है, इंस्टाग्राम वाले भी एक्शन लेंगे, नहीं लेंगे तो इंस्टाग्राम पे केस कर दो आप। पैसे का चक्कर है इसमें, जेल वेल होने का चांसेस नहीं होते हैं, पैसे से कंपनसेशन होता है इस दुनिया में।
पैसे पैसे की बात है, आपको पैसा देना पड़ेगा। और इज्जत जाएगी वो तो अलग चीज, इज्जत तो हर चीज में जाएगी। आप कोर्ट में किसी भी तरीके से गलत हो गए तो जाएगी जाएगी, मगर ऐसा नहीं होता है कि आपको इतना ये सश्रम कारावास दिया जाएगा। हाँ, आपकी कुर्की जब्ती हो जाएगी, आपको लूट लिया जाएगा। पर सर अंदाजन कितना पैसे का मतलब जुर्माना होता है? डिपेंड करता है। कंज्यूमर केस के बारे में पता है ना, सेम वैसा ही होता है यहाँ पे। अच्छा। कंज्यूमर केस में क्या होता है, आपको कितना का घाटा हुआ, आप कितना के लिए क्लेम, आपको क्लेम लिखना पड़ता है, मैं इतना का क्लेम करता हूँ। कंज्यूमर केस में ऐसे ही है ना, 3 लेवल का होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल तो के सर साथ 50,000 है। जैसे ये लोग ऐसे मेरे ऊपर ठोक दे कि हाँ मैं 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ, तो क्या मुझे 1 लाख रुपए इन लोगों को देने पड़ जाएंगे? वो डिपेंड करता है ना, आपने कैसा यूज किया। कमर्शियल प्रूफ हो जाता है अगर आपकी कंपनी बड़ी है, आपका टर्नओवर क्या है, आप एक छोटी लेवल की कंपनी, बड़े लेवल की, इस तरह से करके वो डिसाइड किया जाता है। अच्छा। अगर जैसे मान लीजिए कि नॉर्मली ऐसा केस में नॉर्मल होता है कि अगर आपकी कंपनी एक 10 लाख के अंदर वाली अगर एक टर्नओवर वाली कंपनी है एनुअल, तो अगर आप एक कोई यूज कर रहे हो तो 50,000 तक आपसे ठोक सकता है। अच्छा। और डिपेंड भी करता है आप एक फोटो इमेज चुराए हो या क्या चुराए हो आप, बड़ा सा। अब जैसे कि फोटोशॉप वगैरह अगर नॉर्मली तो क्रैक्ड वर्जन बहुत लोग यूज करते हैं, बट अगर कोई अगर वो यूज करने लगा, अगर मान लीजिए एक प्रॉपर कंपनी, डिजाइनिंग कंपनी वो यूज कर रही है, तो फोटोशॉप वाला उससे में भी हो सकता है कि 40-50 लाख भी मांग ले। अच्छा। जितनी बड़ी डिजाइनिंग कंपनी, सर करोड़ करोड़ भी जा सकती है। आजकल तो सारे डिजाइनिंग वाले यही कर, मैंने खुद भी ऐसे ही कर रखा हुआ, और जितने भी डिजाइनर वालों को मैं जानती हूँ सारे के सारे ऐसे क्रैक वर्जन पे ही काम नहीं करते नहीं नहीं नहीं, वो पर्सनल बंदा करता होगा। हैं। हाँ 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 हाँ। पर्सनल में ऐसा कुछ खास वो नहीं कर रहे, पर्सनल तो वो सबको पता है ऐसे चलता है। कहने का मतलब जैसे कि गेमिंग हो गया, एक गेमिंग इंडस्ट्री हो गई। मेरा एक दोस्त ही है ऐसे, वो लोग बेचारा बहुत लो क्वालिटी का यूज कर रहे हैं, मतलब इतना क्यों लो क्वालिटी, बोला कि उतना खरीद नहीं सकते, क्रैक में प्रॉब्लम है। तो वो जैसे कि एक जगह बैठ के, हब जैसा है बैठ के, मान लिया जाए कि अगर बहुत बड़े लेवल पर कोई मैगजीन का ही एक जगह है जहां से मैगजीन छप रही है, वो एक ऑफिस से कंपनी है, और अगर उसके पास अगर पेड वाला इन डिजाइन नहीं है तो फिर उसको वो शो कर देगा। पर्सनली तो छोड़ दिया जाता है, क्या चलो करो यूज, कोई चक्कर नहीं है। और कमर्शियल के ऊपर ही बात होती है, अगर कोई पर्सन में भी कोई ज्यादा बड़ा तगड़ा, यानी कितना पैसे आ रहा है ना उस पर डिपेंड करता है, आप कितना पे कर सकते हो। कुर्की जब्ती वाली बात कैसे होती है, आपका दिवाला कम हो गया तो दिवाला बोल जाएगा, तब बैंक से पैसे ही माफ हो जाते हैं। अगर आपका दिवाला अगर हो गया, निकल गया तो, और नहीं तो बैंक लूटती है। तो वही मैं बोला ना, अगर मार्वल वाला अगर मेरा एक चोरी करता है अगर, तो मुझे बहुत ज्यादा, तो मैं करोड़ में ले लूंगा, सीधा ही करोड़ में मिल जाएंगे मुझे। डिपेंड बढ़िया करता है है। वैसे, प्रॉम्प्ट करना चाहिए लोगों को, कॉपी कर लो और उसके बाद ठोक दो उनके ऊपर। पंगा वो नहीं होता है, पंगा ये हो जाता है कि बड़े लोग तो आपको कॉपी नहीं करेंगे, उन्हें तो पहले ही पता है भाई, जितनी बड़ी कंपनी उतना चोरी से डरते हैं वो। हाँ ये भी है। और ब्रांड, देखिए लोग ब्रांड पे भरोसा क्यों करते हैं, ये मार्केट जो चलता है ना, सब चीजें ये आपस में गुथी हुई है। ये नहीं है कि ब्रांड ज्यादा लोग जान रहे हैं तो उस पर भरोसा कर लेंगे, भरोसा करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो गलत करेगा तो भाई सबको 10 पैसे भरने पड़ेंगे, 10 लाख भरना पड़ेगा। कंज्यूमर केस होता है तो क्या होता है, जितनी बड़ी ब्रांड उतनी फटती है उनकी, नहीं होता ऐसा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अभी बताता आपको, 3 महीने से नहीं दिया, अंत में मैंने धमकी दिया और नोटिस मैंने ड्राफ्ट किया ही था देने के लिए, पतंजलि वाला पैसे लौटा दिया आज ही। किस चीज का सर, वो नहीं पढ़ा न्यूज़। वो ऑर्डर लिया था मैंने, फेसबुक भी डाल रखा है, बहुत लोग ये देखे फेसबुक, तो ये फोन तो कभी लगता नहीं पतंजलि का। मेल पे गया, मैंने ऑर्डर दिया, लॉकडाउन हो गया, मैंने कैंसिल कर दिया। यानी कि वो रिटर्न भी नहीं था, रिटर्न का रिफंड भी नहीं था, वो कैंसिलेशन का रिफंड था, जो कि तुरंत करना चाहिए था, बस 2 दिन के अंदर करना चाहिए था, मगर वो किया नहीं। फिर उसके बाद जब मैंने कुछ बोला, फोन ट्राई किया नहीं लगा, मेल किया नहीं आया, फिर से एक जब ये खुलता है सारा कुछ जब सर्विस, तब मैंने फिर किया, मुझे लगा कि पता नहीं एग्जीक्यूट नहीं होंगे, तो कहता है कि मैं हम कर दिया गया आपका, 10-15 दिन में बिजनेस डे में आ जाएगा। आया नहीं, मैंने फिर दोबारा मेल किया, कोई रिप्लाई नहीं आया, फिर 10 दिन बाद मेल किया, तब आखिर वाला मेल में मैंने उसे अच्छे से धमकी दिया कि अब मैं नोटिस भेजने वाला हूँ और उसका आपको देना पड़ेगा। तो अब वो डर गया। पहले इन लोग को लगता है ना, हमारे देश में तो मत पूछिए, कॉपीराइट हो, कंज्यूमर राइट हो, इतना बढ़िया से सब बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ किसी को पता नहीं, उन्हें पता ही पता नहीं, नहीं कुछ करेगा तो पैसे खा जाएंगे, जिसको पता है उसको तुरंत दे देते हैं पैसे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नोटिस भेज के मैंने कितने जगह से पैसे लिए। पेटीएम से मेरे एक दोस्त ने मंगवाया था 40,000 का लैपटॉप, और हुआ क्या कि वो बंद लैपटॉप ही दिया, मतलब खुद ऑन ही नहीं हो रहा था। पहले इधर इधर उधर करके टाइम पहले फालतू करवा दिया, बाद में कहता है कि आपको फिटनेस सर्टिफिकेट साथ में लगाना पड़ेगा, ये फिट नहीं है, अनफिट है,
आप जाके लेना पड़ेगा। और कहता है फिर जब और उसका उसका बताता है, तो जब ये जाती है लेके आती है तो कहता है कि आपका डेट तो एक्सपायर हो चुका है, इतना ही टाइम तक था। यानी कि सब प्लान्ड वे में हुआ, पहले कुछ कहा नहीं गया, सारा कुछ रूल वहां पे लिखा भी नहीं था, तो मेरे से बोलती है। तो फिर उसके बाद फिर एक नोटिस ड्राफ्ट करवाया और बस नोटिस उसको दे दी। 15 डे का, 15 से 30 दिन का नोटिस आपको देना होता है। नोटिस के बिना आप डायरेक्ट केस नहीं कर सकते। ओके 15 से 30 दिन का नोटिस देना होता है। वो नोटिस दी और दूसरे दिन ही उसको नया लैपटॉप भेज दिया, अच्छा वाला। तो ऐसे ही होता है। तो ये ब्रांड जो है ना, ब्रांड का नाम इसलिए बनता है, जितनी बड़ी ब्रांड है उतना वो चोरी कम करेगी, क्योंकि वो कर ही नहीं सकती है। उसका घाटा है, उसका घाटा है, बहुत बड़ा घाटा है उसका। कॉपीराइट की तरफ से भी जाएगी वो, या फिर कंज्यूमर कोर्ट में भी जाएगी। और कंज्यूमर कोर्ट का केस बड़ा आसान होता है, कोई भी जीत आम आदमी जीत जाता है केस को। तो इसीलिए तुरंत वो रिजॉल्व करते हैं सारा कुछ को। तो यही सारी चीजें हैं ऐसे कॉपीराइट का भी। तो मैं क्या कह रहा था आपको, हाँ इंडिया में, हाँ तो वो करके बंडल करके आप ना किसी को दे सकते हो। अब जैसे मैं एक राइटर हूँ, आपको बंडल समझा रहा हूँ। मैं एक राइटर हूँ, मेरे पास लिख रखा है मैंने, मुझे एक आर्टिस्ट मिल गया, मान लिया आप ही मिल गया एक आर्टिस्ट। तो मैं क्या कहूंगा कि आप कहेंगे कि मैं सोच रहा हूँ कि एक इस पे ये बनाया, कॉमिक्स बनाया जाए। तो मैं कहूंगा ठीक है। तो मैं कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपको कॉपीराइट उसका मेंशन करते हुए भी, अलग से कॉपीराइट स्प्लिट का भी आता है कॉन्ट्रैक्ट, या फिर नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में भी मेंशन करके कि मैं इसे कौन सा ये दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको कॉमिक्स बनाने का दूंगा इजाजत, और कोई रिप्रोडक्शन नहीं, कोई मॉडिफिकेशन नहीं, कोई एडेप्टेशन नहीं, कोई और कमर्शियल एक्टिविटी नहीं। ठीक है, आप सिर्फ कॉमिक्स बना पाओगे। कल को अर्चना आती कहती है मुझे शॉर्ट मूवी बनानी है उसके ऊपर, तो मैं शॉर्ट मूवी कर दूंगा। ये सिर्फ मूवी बना पाई, कॉमिक्स से नहीं। आप मूवी नहीं, आप सिर्फ कॉमिक्स बनाओगे। जिसको मर्जी जैसे मैं वैसे करके उसको बेच सकता हूँ अपना कॉपीराइट, समझे? तो उसको कहते हैं स्प्लिट करना कहते हैं। ये सब नई जानकारी होने के वजह से बहुत सारे इतने गंदे कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेंगे कि वो आपके वर्क को चेंज तक करने का कॉन्ट्रैक्ट आपसे करवा लेंगे, और लोग साइन भी कर देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। और 200 300 400 रुपए में वो आपका पूरा का पूरा बजा के चले गए। वो 400 रुपए दिया कंपनसेशन और सारी राइट अपने नाम कर ली, आप उसके बाद घूमते रहो। आपका आपका नाम तक नहीं दिया जाएगा, आप अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं कर सकते हो। तो इतने इतने गंदे गंदे भी ये होते हैं। तो ये राइट्स जानना बहुत जरूरी चीज है, और बहुत लंबी चीज, लंबा चलने वाली चीज है। इसीलिए मैगजीन में ये कर दिया है प्रॉपर 2 सेक्शन, तो इसी पे कर दिए हैं कि एक तो राइट्स हो गए ऑफ क्रिएटर्स, और एक मार्केट के बारे में क्या करना है क्या नहीं करना, एक्सप्लॉयटेशन भी कैसे हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट तक साइन करने से लेके सारे क्लॉजेस समझाने से लेके एवरीथिंग उसमें मैगजीन के थ्रू समझाया जाएगा। सही रहेगा ये? है ना? प्रोफेशनल बनना पहले जरूरी है प्रोफेशन के लिए। और किसी का कोई सवाल है क्या इसके ऊपर, कॉपीराइट वगैरह किसी के ऊपर? हाँ मैं अभी क्या कह रहा था तो फोटोज अगर आप ले रहे हैं, फोटोज में क्या होता है, रिप्रोडक्शन, ये सब कई बार ना ग्रे एरिया में आती है। ग्रे एरिया क्या कहते हैं, लॉ का एक टर्म है ग्रे एरिया। ग्रे एरिया होता है वो एरिया जो ना तो ब्लैक में है ना व्हाइट में है, ना तो आप उसको लीगल कह सकते हो ना इलीगल कह सकते हो। वो हो जाता है डिस्कशन का एरिया। जितना अच्छा लॉयर होगा उतना बढ़िया प्रूव कर देगा वो। ये ग्रे एरिया में ही लॉयर्स का जो पेट चलता है वो ग्रे एरिया से चलता है। जो ब्लैक और व्हाइट है वो तो बस हो गया, अगर जुर्म सीधा कबूल कर लिया तो लॉयर क्या जरूरत है फिर, वो तो सीधा ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। कंज्यूमर कोर्ट में इसलिए जरूरत नहीं पड़ती है लॉयर की ना, क्योंकि ग्रे एरिया होता ही नहीं है। आप सबूत तो कि आपको लूटा गया है, आपको जरूरत नहीं लॉयर की भी, आपको सीधा पैसे मिल जाएगा। लेकिन इन चीजों में प्रूव करना होता है। तो कुछ ग्रे एरिया में ऐसे आता है जैसे फोटो, फोटो से कोई पेंटिंग रिप्रोडक्शन करना, ये बहुत डिस्कशन वाली चीजें हैं कि वो रिप्रोडक्शन किया तो ये मेरा ही हो गई, तो कोई कहेगा कि नहीं ये मेरा है। ये कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज पे आ जाता है। ये बताता हूँ ये ग्रे एरिया को तोड़ते कैसे हैं, कैसे फाइट करते हैं। तो मैं भी अभी हाल में पढ़ रहा हूँ इसमें बहुत सारी चीजें, मुझे बहुत इंटरेस्ट है, और मैं भी शायद मैं लॉ करूँ अब। पहले इंजीनियरिंग में गया, फिर आगे फॉरेन लैंग्वेज सीखा, और जेएनयू आगे पॉलिटिक्स में बहुत कुछ दिमाग लगा के बहुत कुछ पॉलिटिक्स में जाना, उसकी गहराई,
बहुत सारे बुक्स भी पढ़े, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा, जेएनयू में आके पॉलिटिक्स पढ़ा, और अब मेरी नई अब शौक चल रही है लॉ। अब लॉ करना है। हे भगवान, बताते हुए मुझे कुछ शर्म भी आती है कभी कभी कि सब लोग ये कहते हैं कि बस तुम जिंदगी में यही करते रहो और कुछ मत करो। अच्छा सर, लॉ कभी भी कैसे भी कर सकते हैं ना, मतलब? कभी भी कर सकते हैं, नॉट एवरीवेयर। अच्छा। यहाँ पे हमारे यहाँ कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ 30 साल का बैरियर बना रखा है। 2 साल पहले डीयू के को भी ये फरमान आया था, लेकिन डीयू वाले ने बहुत अच्छे तरीके से इसको अपोज किया। मतलब लॉ कभी भी पढ़ने की चीज है। ये आप मतलब कि उसको 2 साल के अंदर, मतलब 30 साल के अंदर नहीं लागू किया, तो डीयू में आप कभी भी पढ़ सकते हैं। डीयू में मेरा एक फ्रेंड है, हम लोग मतलब अभी तो होगा मेरे ख्याल से वो 37 साल का होगा, और अभी 2 साल पहले से उसने पढ़ना शुरू किया और अभी वो लॉ करने लगा। पहले वो मेरी तरह ही कस्टमर सर्विस में स्टार्टिंग से था, अच्छा। शुरू की जॉब में। फिर उसके बाद वो करता रहा पता नहीं क्या क्या, फिर उसके बाद अभी उसने लॉ कर लिया, तो अब वो अपना वकील बन गया। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि ऑल ऑफ अ सडन उसने लॉ कहाँ से उसके दिमाग में आया। और ये बहुत चीज पता है, ये एक चीज है जिन लोगों को मजा नहीं आता, जो लोग अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, मैंने देखा है जहां तक, और जो लोग ज्यादा चक्रियू नहीं कर पाते, जो थोड़ा शांत शांत रहना चाहते हैं, थोड़ा सा दुश्मनियों से डरते भी हैं, थोड़ा सा रिस्की भी होता है ये, जो इस तरह की चीजें नहीं करना चाहते, जो ज्यादा बहस नहीं कर सकते, अपने पॉइंट को सही तरह से रख नहीं सकते, दूसरे को काट नहीं सकते, जो जो डोमिनेट नहीं कर सकते हैं नॉलेज से। यहाँ पे डोमिनेशन नहीं लाठी से, नॉलेज से डोमिनेट। कई लोग होता है सब जानते हुए भी चुप हो जाएंगे कोई सामने वाला बोल रहा है तो जो इस तरह से नॉलेज वाला एक स्कॉलर एग्रेशन जिसके अंदर नहीं होगा, तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन जिन लोगों के अंदर ये है और अगर उनका इंटरेस्ट आ गया तो ये एडिक्टिव है। मुझे बहुत ज्यादा एडिक्शन हो गया है इसका लॉ का, जबकि पहले मुझे कुछ पसंद नहीं था, मगर जब से भैया से थोड़ी बहुत बातचीत हुई है, इधर भैया करीब 7-8 साल से भैया प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तो इनसे बातचीत अब होता है घंटों घंटों। हम लोग कॉल पे भी रहेंगे, बैठ भी जाएंगे, तो बैठे थे एक दिन तो पूरा 12 घंटे तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे ग्रे एरियाज के अंदर डिबेट। मुझे अब पता नहीं है, मगर भैया बोले तुम बहुत अच्छा डिबेट करते, तुम लॉ में ही आ जाओ। मैं सिंपल ग्राउंड्स पे ही अच्छा खासा डिबेट करके बहुत सारे लॉ वाले को सोचने में मजबूर कर देता हूँ। तो तब इसलिए भैया बोले कि पढ़ो, अच्छा है। और हाल में मुझे लगा कि आईपी का बहुत गंदा हाल है। जब मैं डेप्थ में गया तो मुझे लगा कि कम से कम आईपी के लिए करना चाहिए, तो मैंने इंटेलेक्चुअल रिलेशन के लिए किया। एक और बुक भी है मेरे पास है, तो उससे होगा तो मैं करूंगा और दूंगा, और ये सब कर रहा हूँ। तो घंटों घंटों ग्रे एरियाज वगैरह डिस्कस करते रहते हैं। मैं भैया हो गया और बहुत सारा सतीश अंकल वगैरह भी हो गए, मतलब मेरे टच में बहुत सारे लॉयर ही आ गए हैं। तो मजा आता रहता है और मैं लगा रहता हूँ सबसे डिबेट करने में। जेएनयू से ये चीज मिल जाती है आपको, डिबेट करना। एक पॉजिटिव डिबेट। जेएनयू में नॉर्मली क्या होता है, गाली गलौज मारपीट पता जाता है। जेएनयू में एक डिबेट मैंने नहीं देखा। बेसिकली ज्यादा क्या डिस्ट्रक्शन है जेएनयू वाला तो। नहीं, वो वही बताया ना, जो अंदर जाएंगे तो समझ में आएगा। वहाँ पार्टीज मैं बताता हूँ, टेररिस्ट पार्टीज हैं कुछ पार्टीज, लेकिन वहाँ का कल्चर बहुत बढ़िया है। ये एक एजेंडा के तहत किया जा रहा है। मुझे भी बहुत सारे लोगों से ये नहीं सही होता है, और बहुत सारे डोमिनेट करते हैं लेफ्ट वाले, मुझे पता है, और हो जाती है टसल। मगर उसका एक कल्चर क्या बढ़िया है, एक फ्रीडम वाला कल्चर। दूसरा ये है ना, मैंने हर जगह डिबेट में देखा कि बात खत्म, मतलब मुद्दा साइड हो जाता है, गाली गलौज मारपीट हो जाती है। जेएनयू में आज तक मैंने नहीं देखा गाली गलौज या मारपीट डिबेट में हो। 8-8 घंटा डिबेट होता है। वहां धीरे धीरे ज्ञान का तक खुलेगा, मोटी मोटी बुक खुल के चारों तरफ पसरना शुरू हो जाएगी, सबका लैपटॉप खुल जाएगा, वहां पे सारा ज्ञान का डिबेट होना शुरू हो जाएगा वहां पे। और 8-9 घंटे चलता है, क्योंकि यही डिबेट लंबा चल सकता है। जो नॉलेज बिना 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 किस चीज की जबरदस्ती अग्रेशन करना है, वो तो आधे घंटे मारपीट होकर खत्म हो जाता है डिबेट। तो जो रियल डिबेट है वो आपको जेएनयू में देखने को मिलेगा। जेएनयू बहुत कुछ लेने के लिए भी, जेएनयू को एक शब्द में मुझे कोई डिफाइन करने में नहीं कर सकता। कोई कहेगा कि बुरा नहीं है जेएनयू, मैं बोलूंगा नहीं बुरा भी है। अच्छा नहीं है, मैं बोलूंगा अच्छा भी है। उसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने तरह के लोग आएंगे, हर एक कल्चर के, कई कंट्री के, हर एक स्टेट के, हर एक मेंटालिटी के, हर एक, मतलब इतना डाइवर्स है वो। सब अपना अपना ग्रुप बना के अपना अपना काम कर रहे हैं। कहीं भी देखे कोई खड़ा होकर गिटार बजा रहा है, कोई मतलब नहीं उसे पॉलिटिक्स से, क्योंकि वो पॉलिटिशियन है, उसे पढ़ाई से भी कोई मतलब नहीं है। कुछ जगह लोग पढ़ने में लगे हुए हैं जिन्हें किसी और चीज से मतलब नहीं है। तो यानी वहां एक अलग ही माहौल है बिल्कुल। वो अंग्रेजी स्कूल होते हैं ना, वो कैम्ब्रिज वगैरह के तर्ज पे बनाया गया, इसीलिए स्कूल ऑफ लैंग्वेज कहते हैं। हर एक में स्कूल बनाया गया है।
वैसा ही है, बिल्कुल फ्रीडम, आपको जब मर्जी जो मर्जी, जिसको 24 आवर्स में कहीं भी जो करो, जिसको जो जिसके साथ अच्छा लगता है जाके अपना काम करता रहता है। जैसे मैं लगा हुआ था ये सब सीखने में, ये सारी चीजें, इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन हो गया, वहाँ पे संस्कृत वगैरह पे भी काफी पढ़ा मैं। तो मैं अपना काम ही लगा था पढ़ाई में, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है वहाँ पे, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है, ये बात नहीं है वहाँ पे। बाकी जगह बाहर ज्यादा डिस्टर्बेंस देखता हूँ मैं। आप अपनी सोच के साथ जी नहीं सकते, जेल में आप जी सकते हो, आप लगेंगे तो आपसे डिबेट होगी, नहीं तो आप अपना काम करो चैन से कोने में, कोई चक्कर नहीं है। जो शांत है वो मजे से काम कर रहा है अपना, कोई दिक्कत नहीं है इन्वॉल्व होने में। हाँ, ये एक इतनी सारी चीजें हैं कि कई लोग ना डेविएट हो जाते हैं। जो बच्चे ज्यादा अपने आप में नहीं रहे इनग्रॉस, वो कभी ये कभी वो करके, रोज ही वहां पे जश्न होता है। आज इस कल्चर का फेस्टिवल, आज उस कल्चर का रोज वहां पे कहीं ना कहीं पार्टी होती है और कहीं ना कहीं कोई फंक्शन होता है, रोज ही पूरे जेएनयू में। अब कुछ बच्चे होते हैं ऐसे घूमते रह डीजे में जाते रह जाते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। आपको जो मर्जी करो, किसी और को परेशानी नहीं होनी चाहिए, बस इतना सा फंडा पे जेएनयू बना है। तो इसीलिए कुछ लोग गलत भी करने वाले बहुत सारे वहां, कुछ लोग अच्छा करने वाले भी। फ्रीडम की वजह से दोनों चीज आ जाते हैं, दोनों चीज बढ़ जाते हैं, किसी को शेप नहीं दिया जाता। जो जिस तरह का आता है, जिस तरह की सोच का, उसी में बड़ा बन के जाता है। आप गलत सोच के आइएगा तो बहुत एग्रेसिव, बहुत गंदे वाले आप टेररिस्ट बन के जाइएगा। और कई लोग स्कॉलर बन के भी जाते हैं, अभी अभिजीत बनर्जी देखिए। तो ना जेएनयू को डिफाइन करना बहुत मुश्किल चीज है। वो आप कहिएगा तो मैं उसको डिफेंड नहीं करूंगा, मैं सब कहूंगा सब कुछ है, टेररिस्ट भी है वहां पे, स्कॉलर भी है, एवरीथिंग है। आप जो चाहिएगा ढूंढना सब मिलेगा जेएनयू में। जो चाहिएगा बंदा सब बन जाएगा आप जेएनयू में। तो वही एक चीज है। लेकिन हाँ, डिबेट वहां के कल्चर में बहुत तगड़ा है, किसी बात पे भी अच्छा खासा डिबेट होना, और अच्छा डिबेट होता है, सही डिबेट होता है। प्रॉपर पॉलिटिशियंस जो है उनको छोड़ के, वो लोग तो हर जगह कचरा मचाते हैं, हर जगह। कौन सा जगह नहीं, डीयू में तो मारपीट होता है, सर फोड़ दिया जाता है डीयू में तो रोज ही, इलेक्शन पे भी गोलियां चलती है, पत्थर मारे जाते हैं, ईंट चला। तो पॉलिटिक्स तो जहां पे कट्टर पॉलिटिशियन आ जाएंगे तो कोई जगह सुरक्षित नहीं रहता है। वो पॉलिटिशियन की तो अपनी अलग दुनिया होती है। लेकिन बाकी नॉर्मल लोग ना काफी डिबेट करते हैं, और नॉलेज का बुक बताया तो आप गार्ड जाइएगा ना, गार्ड के पास, गार्ड आपको इंग्लिश में बात करते मिलेगा। मैं तो देख के दंग रह गया था। अच्छा जॉब कर लेते हैं गार्ड, वहां से पढ़ाई करते रहते हैं जेएनयू में रह के। कई गार्ड ऐसे हैं कि आए जेएनयू में, बच्चों के साथ पढ़ना शुरू कर दिया, इतना उन्हें मजा नहीं लगा, और बाद में कुछ कर लिया। कितने गार्ड टीचर बन गए। अभी भी एक गार्ड स्पेनिश में निकाल लिया है ना, अभी जेएनयू का ही तो खबर आई थी। तो कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, मतलब अलग ही माहौल है वहां पे। बहुत मुश्किल है बताना जेएनयू क्या है। तो बहुत फंडा है, बहुत चीजें हैं। गवर्नमेंट के भी बहुत सारे उल्लू सीधा करने वाली चीज थी, जिस तरह से आप देख ही रहते हैं एजुकेशन पॉलिसी वगैरह में। आपको जेएनयू वाले एजुकेशन के खिलाफ चिल्लाते हैं तो उनको ही पहले दबा दो, उनको पहले डिफेम कर दो, सब लोग शांत बैठ जाएंगे। अभी वही कोशिश चल रही थी, लेकिन हर जगह के स्टूडेंट साथ हो गए, सरकार को पीछे हटना पड़ गया। तो खैर उस पर नहीं जाते हैं। तो ये वाली चीज है। तो जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो या कुछ भी हो गए, तो ग्रे एरिया क्या होता है इसमें? ग्रे एरिया कैसे बताया था? किसी का फोटो अगर आपने कॉपी किया, कुछ फोटोज में क्या होगा कि वो क्लेम करेगा तो उसे क्लेम नहीं सुनी जाएगी। यानी कि आपने बोला कि मैंने फोटो से बनाया है, तो और वो अगर फोटोग्राफर कहेगा कि भाई मेरा ये चोरी कर लिया, तो आप बच सकते हो। कुछ केसेस ऐसे इसमें आप बिल्कुल नहीं बच सकते हैं। तो वहां ग्रे एरिया आता है। ग्रे एरिया में किस चीज को प्रेफर किया जाता है? वो है आइडिया एंड ओरिजिनलिटी। अब जैसे माना जाए कि मैं अगर गया और गेहूं, अब गेहूं है इतना, ठीक है, एक जगह गेहूं रखा हुआ है, मैंने गेहूं के ढेर का फोटो ले लिया। अब कोई बना दिया उसको, मैं कह रहा हूं मेरे फोटो से बनाया, तो ये माना जाएगा? गेहूं तो सारे के सारे फोटो एक जैसे होंगे, गेहूं तो गेहूं होता है। समझ रहे हैं आप लोग? यानी जितना जनरल आइडिया होगा उतना ज्यादा आप कॉपी कर सकते हैं, उतना कॉपीराइट कमजोर होगा। जितना स्पेसिफिक आइडिया होगा उतना ज्यादा कॉपीराइट मजबूत होगा। समझे? अब जैसे मैं जाऊं और ट्रेडमार्क में होता है कॉमन एक चलती चीज, अब माँ और बेटे के रिश्ते पे अगर मैं बनाऊं, माँ और बेटे के ऊपर मैं एक पेंटिंग बना दूं, अब मैं कहूँ मेरा आइडिया कोई चुराएगा नहीं, कोई और माँ बेटे के ऊपर कोई दूसरी पेंटिंग बनाएगा, मैं उसे शू करूंगा। ऐसा कर सकता हूँ क्या? माँ बेटे का रिश्ता तो यूनिवर्सल है भाई,
पब्लिक डोमेन में आएगा, सब बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते, है ना। भारत का नक्शा हो गया, मैं बना लूं तो मुझे कोई कॉपीराइट क्लेम थोड़ी करेगा। अगर मैं अब भारत के नक्शे को कुछ इस तरीके से बनाऊं कि वो आर्टिस्टिक है, अगर मैं भारत के नक्शे को कुछ इस तरह से बनाऊं हो रहा कि है वो ना, बिल्कुल एक कि वो बिल्कुल पेंटिंग टाइप का हो, बिल्कुल यूनिक हो आइडिया, ऐसे अलग अलग कलर यूज करके भारत के नक्शे में ही मैं भारत की हर चीज को दिखा दूं जैसे कि, तो वो नक्शा तो है बट वो बहुत स्पेसिफिक आइडिया हो गया, और उस केस में वो कॉपीराइटेड है, कोई और आपका नहीं कॉपी कर सकता है। आपने सीधा नक्शा खींचा तो कॉपीराइटेड नहीं है वो। जबकि सेम चीज है, आपकी एक आर्ट वर्क भी कॉपीराइटेड नहीं हो सकती है। मैं भारत का नक्शा बना के बोलूं कि ये इस पे मेरा कॉपीराइट होना चाहिए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन वही मैं भारत का नक्शा बनाऊं और कुछ इस तरह से बनाऊं कि वो एक आर्ट वर्क हो, अपने आप में बिल्कुल यूनिक हो, तो वो बिल्कुल बिल्कुल हमारा आ जाएगा इसमें कॉपीराइट में। समझ आ रहा है। तो ऐसे ही फोटो में होता है, फोटो जितना स्पेसिफिक, अब जैसे चिड़िया वगैरह की फोटो की बात करें, जो नॉर्मल मिलने वाली चिड़िया कौवा ही है, कौवा ऐसे बैठा वैसे बैठा, हजारों हजार फोटो होंगे जो कौवा के ऐसे बैठे वैसे बैठे के होंगे ही होंगे, तो कॉमन हो गया वो, तो उसका केस मजबूत नहीं बन पाएगा। आप कौवा वहां से छाप भी लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आ रही है बात। अगर एक खास सेटअप में बनाऊं, एक घर है, बगल में एक गाय है, वो खाना चारा खा रही है, कुछ लोग वहां हैं, पूरा कंपोजिशन, कुछ कौवे उड़ रहे हैं, तो वो एक स्पेसिफिक हो जाता है, सेम टू सेम एग्जैक्ट अरेंजमेंट, वो बहुत रेयर हो जाएगा। जब तक आप कॉपी नहीं करोगे आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये तो कॉमन चीज है। समझ में आ रही मेरी बात। आप एक इंसान बना दो ऐसे ही, ठीक है, कॉपीराइट में क्यों आएगा, नहीं आएगा कॉपीराइट में, चेहरा किसी से मिल नहीं रहा है। अगर मैं अभी यहाँ किसी एक को, हर्ष को बना दूं अगर मैं, और मैं बेच रहा हूँ, तो हर्ष तुरंत मुझे रिसीव कर सकते हैं, बिकॉज वो रेयर हो गया, हर्ष वाला चेहरा तो रेयर होगा, इंसान तो जनरल है। तो ये समझना होगा कितना रेयर चीज आप उठा रहे हो, उतना रिस्क आपका बढ़ जाता है। तो अच्छा क्या होता है, अब एज एन आर्टिस्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट इज द सॉल्यूशन। सभी आर्टिस्ट बिल्कुल अपने मन से हर चीज नहीं बना सकते हैं, पॉसिबल भी नहीं है, और हम हेल्प लेते हैं। तो दो तीन चीज मैं बताऊंगा आपको। एक तो चीज होती है पहली हमारी कि हम अपने मन से एक सेटअप बनाते हैं, दिखाना कैसे चीजों को है वो हम खुद से बनाते हैं, ठीक है। सब चीज, यहाँ एक इंसान खड़ा रहेगा, यहाँ एक ऐसा नाद होगा, यहाँ घर इस तरह का एक घर होगा, उसके बाद उसको डेवलप करने के लिए हम हेल्प लेते हैं। कौवा एक बैठा होगा, हम कौवा की 10 पिक्चर डाउनलोड किए, कौवे को समझे कौवा का चोंच कैसा होता है, इस एंगल से कैसा दिखेगा, उस एंगल से कैसा दिखेगा, और देख के हम वहां कौवे को बनाने लगे अपनी पेंटिंग में, जैसे कौवे को डाला है। दूसरा तरीका, कौवा को एग्जैक्टली वहां से हम देखे जिस पोजीशन में, अगर हमारे पोजीशन से करीब करीब का कौवा मिल गया तो हम एग्जैक्टली कॉपी कर दिए, ठीक है। वहां कॉपी किया हमने, तो वहां हमारा आइडिया हमारी बिल्कुल यूनिक है। मैंने सिर्फ कौवे को कॉपी किया एक फोटो से। कौवा बहुत जनरल आइडिया है, कौवे की फोटो तो मतलब हजारों मिल जाएगी आपको, और हर एक पोजीशन में आप कहेंगे कौवा मैंने देखा, कौवा का मैंने खुद से फोटो लिया है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, कौवा का फोटो आप खुद भी ले सकते हैं उस एंगल से, कोई दिक्कत की बात नहीं है ये। तो ये छोटा मोटा होगा, आप कौवा को सीधा कॉपी कर लिया, कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। आप अगर कोई जा रहा है ऐसे आदमी थोड़ा बहुत आदमी को भी कॉपी कर लिया, शकल नहीं आना चाहिए सेम, शकल एग्जैक्ट नहीं होना चाहिए, कॉपी कर लिया आपने, वो बन गया वो आदमी। घर है, किसी खास का घर नहीं बनाया, हमें बालकनी बनाना है, किसी जगह बालकनी का आइडिया मिला, थोड़ा बहुत बालकनी वहां से, थोड़ा बहुत वहां से, थोड़ा बहुत वहां से करके हमने बना दिया, तो वो वर्क हमारा जो बना, ओवरऑल वर्क वो हमारा है, आइडिया मेरी है, प्लेसमेंट मेरी है, कौवे का कोई कॉपीराइट नहीं। कौवा तो कौवा जैसा होता है, वैसा ही रहेगा वो हमेशा, और फोटो लेना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, रेयर नहीं है वो फोटो, है ना। तो ये कॉपीराइट फ्री हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपने हेल्प लिया। आर्टिस्ट ऐसे ही करते हैं, अपनी आइडिया को दिखाते हैं और बाहर से हेल्प लेते हैं। वो सेम एग्जैक्टली बनाने की जरूरत भी नहीं है, अपनी आइडिया बस आप देख के हेल्प लो, हेल्प लेना गलत नहीं है। रेफरेंस क्यों कहते हैं, रेफरेंस
ओरिजिनल फोटो नहीं कहते हैं, ओरिजिनल फोटो जो कहते हैं वो गलत कह रहे हैं। ओरिजिनल फोटो किसका होता है? फोटोकॉपी का ओरिजिनल फोटो होता है। ओरिजिनल फोटो और फोटोकॉपी, एक ओरिजिनल फोटो होता है उसका फोटोकॉपी बना देते हैं हम। लेकिन यहाँ ओरिजिनल या रेफरेंस कहते हैं। रेफरेंस क्यों कहते हैं? रेफरेंस का मतलब हो गया उससे हम हेल्प ले रहे हैं, उससे हम रेफर कर रहे हैं थोड़ा सा, ना कि हम उसको कॉपी कर रहे हैं। अगर उसको कॉपी करेंगे तो वो ओरिजिनल फोटो होगा, लेकिन नहीं, वो क्या है? वो रेफरेंस है। उससे आपको रेफरेंस लेना है, ना कि उसको कॉपी करना है। तो आर्ट वर्ल्ड में रेफरेंस चलता है। आप रेफरेंस लो, अपनी बात कहो, बात आपको अपनी कहनी है, अपनी बात को कहने के हेल्प के लिए आप रेफरेंस लो। और रेफरेंस भी आपको कैसा लेना है? जो बहुत ज्यादा रेयर ना हो जाए। मैं अपनी एक पेंटिंग बना रहा हूं, उठा के मैं बना दूं मार्वल के आयरन मैन को, बोलूं सारा सेटअप मैंने खुद से बनाया है, आयरन मैन मैं बस देखा हूं, फंस जाऊंगा मैं, क्योंकि आयरन मैन है, वो मार्वल वाला मुझ पे केस कर सकता है। लेकिन अगर मैं वैसा ही टाइप का दिखते हुए एक बहुत अच्छे से मसल्स वाले आदमी से पीछे पीछे कुछ लटका वटका के, जैसे होता है पीछे चादर वादर टाइप का लटका के, ऊपर से चड्डी पहना के, जो हमारे सारे सुपर हीरो की खासियत है, सबसे बड़ी खासियत है, चाहे शक्तिमान हो, चाहे आयरन मैन हो, चाहे फिर वो सुपरमैन हो, वो बना के हम किसी और कलर वलर का किसी और तरीके से बना दे, हेयर स्टाइल वगैरह चेंज करके, कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हो, आपका खुद का वो है। एक जनरल आइडिया हो गया, सुपर हीरो ऐसे ही होते हैं, एक जनरल आइडिया हो गया, बहुत रेयर नहीं रहा ये। लेकिन यहाँ एस लिखा होना, ट्रायंगल होना, ये रेयर है, ये जनरल आइडिया नहीं है। अचानक से आपके दिमाग में नहीं आ जाएगा इस तरह का आइडिया, ये तो आपका कॉपी हो जाएगा। तो आपको रेयर से बचना है, जो भी रेयर लगे ना आपको, वहां से आप बचिए। जितना कॉमन लगे आप उसको कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन जितना रेयर होता जाए उसको बचना है। और कॉन्सेप्ट आइडियाज वगैरह अक्सर रेयर ही होते हैं, इसीलिए आपका कॉन्सेप्ट और आइडियाज खुद के होने चाहिए। एलिमेंट्स में आप हेल्प लेके आप बनाइए, तो ज्यादा फर्क, ज्यादा सेम भी नहीं होना चाहिए आपको भी कुछ। अब स्टील, मैंने बोला था कि अच्छे आर्टिस्ट, ग्रेट आर्टिस्ट स्टील, अभी जो मैंने बताया स्टीलिंग है, ये चुराना है, ये कॉपी करना नहीं है, ये चुराना है, चोरी करना है। लेकिन यूनिक बना रहे हैं। चोरी करने का मतलब, कॉपी करने में क्या होता है, मैं आपका ही मेहनत उठा के मैं अपने पैसे कमा रहा हूँ। और इस चोरी करने में क्या है, आपको अपने यहाँ जब तक दिमाग नहीं लगाओगे आप, आपकी वो चीज सही नहीं बन पाएगी। ऐसे ही कहीं से उठा के कुछ को भी तो कॉपी नहीं कर सकते, साथ नहीं कर सकते। तो वहां पे आपको क्या करना होता है, अपने आइडिया के साथ चलना बेटर होता है। और आप कहीं से अगर थोड़ा बहुत आइडिया, भी आइडिया से आइडिया निकलता है, आइडिया अपने आप में प्योर है ही नहीं, सारे आइडियाज कहीं ना कहीं किसी ना किसी आइडियाज से निकले हुए हैं, है ना। उसी से लोग आगे बढ़ते जाते हैं, थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा आगे बढ़े, है ना। तो डेवलप होता जाता है आर्ट, डेवलप होता जाता है आर्ट। तो इस तरीके से ना ये आइडियाज का चक्कर है। और यहाँ आपको बेटर है कि अपने आइडियाज से आप चलो और रेफरेंस लो कहीं और से। तो समझ आया आप लोगों को? कुछ सवाल अगर इसके ऊपर, मुझे पता है बहुत से सवाल होंगे, किसी का भी कोई सवाल हो तो प्लीज कीजिए मेरे से। है कोई सवाल? हेलो। हाँ हाँ। हाँ, ये जो हम लोग पोर्ट्रेट करने के लिए लेते हैं। ये कौन बोल रहा है? बहुत बहुत डिस्टरबेंस आ रही है थोड़ी सी। हेलो। हाँ हाँ हाँ, बोलो। हाँ, ये जो हम लोग पोर्ट्रेट स्टडी के लिए लेते हैं आप से कोई भी बीप फोटोग्राफ। बीप 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 की आवाज आ रही है बार बार। ये बोल कौन रहा है वैसे? मीनाक्षी? हाँ, हाँ हाँ, अब लगा थोड़ा सही आई है आवाज, बोलना। ये जो हम लोग फोटोग्राफ लेते हैं पोर्ट्रेट स्टडी के लिए पिंटरेस्ट से, वो भी पूछ के लेना पड़ेगा क्या? क्योंकि वो तो बस स्टडी के लिए लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, लर्निंग पर्पस का कोई चक्कर नहीं है। अच्छी बात है अगर आप उसको पोस्ट कर रहे हैं। सबको डिस्टरबेंस आ रही है क्या आवाज में? आ रही है क्या? नहीं अभी अच्छा आ रही। तो क्योंकि मैं भी आज नया नया यूज कर रहा हूँ ना, मुझे लग रहा है कहीं मेरे वैसे तो नहीं आ रही है, ये सोच रहा था मैं। तो
अभी जो हम कर रहे हैं वो लर्निंग पर्पस है। लर्निंग पर्पस के लिए ऐसा कुछ कोर्ट कानून केस नहीं बनता है। तुम्हारे ऊपर उतना, तुमको उतना बड़ा जुर्माना नहीं लगेगा जितना ज्यादा उस बंदे को बेचारे को केस करने में खर्च आ जाएगा। इस वजह से लोग नहीं करते। और लर्निंग पर्पस के लिए केवल लीनियंट भी होता है, लर्निंग पर्पस के लिए नहीं किया जाता है, वो मजबूत केस बनेगा ही नहीं। तो आप कर सकते हो, लेकिन अच्छा लगता है तब ना जब लर्निंग पर्पस के लिए कर रहे हो। तो आप अगर क्रेडिट दे दो, अगर पता है आपको बंदे के पास कि कहाँ से बनाया, तो क्रेडिट दे सकते हो। लेकिन वो भी बहुत जरूरी नहीं होती है, वो भी आप दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। बंदा का आप चीजों जो आप लगा रखा है उसे साइन या कुछ भी कर रखा है वो सब मत हटाओ, सबसे गंदा वही होता है। आप क्रेडिट दे सकते हो, क्रेडिट नहीं देना चाहो तो भी तब एक कुछ इशू नहीं है। खास करके अगर वो लर्निंग पर्पस के लिए अगर दे रखा है तब तो चल जाता है काम। तो ये सब उतना तगड़ा में नहीं आता। लर्निंग पर्पस के लिए ना थोड़ा सा लिमिट सब हो जाता है, कंपटीशन वगैरह में भी उतना तगड़ा नहीं होता है। बट यस, आर्टवर्क से अगर आप बना रहे हो तो पंगा हो सकता है। वो आर्टिस्ट कह सकता है कि मेरे आर्टवर्क मेरे आइडिया से तुम कंपटीशन कैसे कर रहे हो, तो वो एक इश्यू हो सकता है। बट नॉट इन लर्निंग पर्पस, कोई डरने की बात नहीं है इसमें। या अगर लगे कि थोड़ा खतरा है तो बचने का एक तरीका ये है कि साथ में लिख दो फॉर लर्निंग पर्पस नॉन कमर्शियल, तो बंदा समझ जाएगा, तो कोई कुछ कहेगा नहीं। मान लो तुम जान रहे किसी आर्टिस्ट को, खासकर जीता जागता आर्टिस्ट अगर है तुम्हारे आसपास ही कोई है, तो अच्छा अच्छा होता है, डिसेंट मैनर है कि उसे क्रेडिट दे दिया जाए और ये भी कह दिया जाए कि लर्निंग पर्पस के लिए है, ये हम सेल नहीं करने वाले। ठीक है। और किसी का कोई सवाल है क्या? सवाल के लिए कोई, आज जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बहुत हेल्प करने वाला है आप लोगों को सारी जिंदगी आर्ट में। क्योंकि क्योंकि हम अगर चाह रहे हैं ना कि थोड़ा सा वर्ल्ड लेवल पे नाम बनाए, तो बाहर बाहर तो बहुत ज्यादा ही मतलब वैल्यू है इस चीज की, बहुत ज्यादा। और बहुत गंदा केस भी होता है वहां, तुरंत शुरू कर दिया जाता है, बच नहीं सकता कोई भी। तो इस वजह से ये जानना बहुत जरूरी है। वेस्ट वर्ल्ड वगैरह में भी अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट, ये इस सब पे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है ना। आप कहीं कोई काम करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट पे आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया ही जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट में आपको इसकी जरूरत पड़ी, क्लॉज होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ना, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है। तो आप लोग को बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानना है, वो सब काम तो मैं वो हो ही ये सब काम करने के इसीलिए रिटार्ट बनाया। रिटार्ट का एक विंग होगा जो कि लीगल विंग भी होगा, आपको लीगल हेल्प देने के लिए। मेरे यही सोचे, मतलब फ्यूचर की प्लानिंग है ये। क्योंकि हर काम, अब एक आर्टिस्ट अगर सारे आर्टिस्ट लॉयर बनने लगे तो पॉसिबल नहीं है ना। अब सबके इंटरेस्ट नहीं है, जरूरी नहीं है कि सबको लॉयर ही बन जाना सही है जबरदस्ती करके। मगर हाँ, राइट्स जानना जरूरी है। आपको एक बेसिक जो होता है ना राइट्स, आपको लॉ नहीं जानना है, राइट्स जानना जरूरी है। राइट्स एंड ड्यूटीज ये तो सबको जानना जरूरी है ना। जैसे आप किसी और के राइट को ना इन्फ्लुएंस कर दे और कोई आपका भी ना कर दे, तो एक बेसिस है, ये एक बेसिक है राइट जानना। कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में यहीं से उठा के, इस राइट से उठा के ही, जैसे अभी ये बुक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब इस बुक में क्या है कि ये सिर्फ राइट्स की बुक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। यहां से मुझे ये नहीं पता चलेगा इसको कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाएंगे, इसके थ्रू हम कैसे श्यू करेंगे, कैसे हम कोर्ट में ले जाएंगे। सिर्फ राइट्स है ये। उसके लिए अलग से लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, उसके लिए अलग से लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, वो सब उससे बनते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वगैरह इसमें इसका यूज किया जाएगा, इससे लिया जाएगा। इससे क्लॉज होंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे क्लॉज होते हैं, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 2, 2.1, 2.1 पॉइंट ए, ऐसे करके ना उसके अंदर भी सब कैटेगरीज होते रहते हैं। सारा आपको पढ़ना होता है और आपको सबका हेडिंग भी होता है सारे कॉन्ट्रैक्ट का, जैसे कि कॉन्फिडेंशियलिटी, फिर कंपनसेशन, है ना, फिर कॉपीराइट। तो इस तरह करके काफी सारे ये होते हैं। फिर
फोर्से मैज्योर यानी कि एक्ट ऑफ गॉड, ऐसे करके अलग अलग ये होते हैं। और नीचे आपको साइन करना होता है, नीचे जुरिस्डिक्शन भी होगा। तो वो क्लॉजेस इससे बनाए जाते हैं राइट्स के बेस पे। अगर आपको राइट का पता होगा तो आप कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम नहीं करो, कोई बात नहीं है, फ्रेम करने की जरूरत भी नहीं, आप लॉयर थोड़ी हो। लेकिन आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट देगा तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन कौन सी राइट मेरी जा रही है और कौन कौन से राइट मेरे रह रहे हैं। समझ आया? इसीलिए आप लोगों को राइट तक जानना जरूरी है, उसके आगे जरूरी नहीं है कि सब लोग केस करना जान ही जाए। समझे? राइट लॉ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जानने के लिए राइट बेसिक जाना जरूरी है। और थोड़ा बहुत अगर कॉन्ट्रैक्ट को जान रहा है उसको दिखवा देना बढ़िया होता है वैसे, क्योंकि कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो एप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं, कुछ गलत होते हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ जाते हैं, तो वो डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो तब जरूरत ज्यादा पड़ती है वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानकारी होने की। कोई आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है तो आप बस देखो कि आपका राइट क्या क्या जा रहा है, कौन कौन राइट आपके साथ रह रहा है, आपका क्या लिया जा रहा है और क्या आपके पास रखा जा रहा है। तो इसलिए सभी लोगों को ये तो जानना जरूरी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको हमेशा के लिए, सबको जानना जरूरी है। और कुछ सवाल मन में आए तो पूछते रहिए, बहुत तरह का कई तरह की बात आ सकती है कि ऑनलाइन से सेल कर रहे हैं, कुछ भी ये कर रहे हैं। जो भी सवाल आए मन में आप सारे सवाल पूछिए, कि आज का टाइम जिसको डेडिकेट कर दिया है तो आज जहां तक हो सके क्लियर कर देना इस चीज को, क्योंकि टाइम कम लगा के हमें आगे बढ़ना है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और कई बार पूछ लिया, जैसे कि पूजा ने पूछा, प्रसन्ना ने पूछा है, मीनाक्षी ने पूछा, अर्चना ही पहले पूछ रखा है। नहीं, लगभग कई लोगों ने मुझे पहले ही ये सब के बारे में पूछ रखा है, ये आईपी वगैरह का क्या चक्कर है। और बहुत सारे और भी लोग हैं, जैसे आज ही बात हो रही थी ना इसकी, यश वगैरह भी पूछा था। तो मुझे लगा कि अब ये क्लास में बता देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खासकर अब धीरे धीरे इसकी तरफ चेतना आ रही है और बहुत सारे लोग क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं हमारे देश में। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक एक इनोसेंस में समझ ना आए कि चक्कर में आप कहीं फंस जाएं, या फिर आपका घाटा होता रहे और आप सही जवाब ना दे पाए। तो इसलिए सोचा कि आज मैं बता दूं। तो इसको अच्छे से क्लियर करना है, इसको जस्ट अनदर क्लास की तरह नहीं छोड़ देना है। बाकी क्लास अगर 2 क्लास कम भी रहेगी तो चलेगा, मगर आज की एक क्लास बाकी क्लास से बहुत ज्यादा हैवी है और बहुत अच्छी है। और यही चीज ऐसी है कि आप डिजाइनिंग क्लासेस में जाओ, आप किसी आर्ट क्लास में जाओ, कहीं इस तरह से आपको अलग से नहीं बताया जाता। यहाँ तक कि फाइन आर्ट कॉलेजेस में अलग से आपको राइट्स नहीं बताए जाते हैं ज्यादा, थोड़ा बहुत जो डिस्कशन से आपको समझ आ जाए। तो ये चीज तो मैं हमारे यहाँ की बात कर रहा हूँ। तो हम ये तो बहुत गंदे वाली चीज है। यहाँ पे हमारे ना तो कोई इंस्टीट्यूशन है कोई आर्टिस्ट का सुनने के लिए, ना आर्टिस्ट को बताया जाता है। तो मतलब हाथ पैर मारते रहो, फंस जाओ तो आपको उधर से आपको एडवोकेट लूट लेगा आके। तो इस वजह से ये बाकी क्लासेस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए सवाल भी आप लोग कीजिए जितना सवाल करना है। पूछिए पूछिए, कोई भी पूछ सकते हैं। कोई भी, ज्योतिष जी वगैरह से लेके कोई भी लोग, कोई नहीं सवाल पूछने वाला है। मीनाक्षी तुम्हारे सवाल भी खत्म। अर्चना तो चली गई, शायद वो पूछती होती तो। सुषमा मैम, हर्ष, कोई नहीं।
अच्छा, सारे डाउट्स क्लियर हो गए, चलिए शुक्रिया। तो अब से इसके अकॉर्डिंग ही काम करना है, ना ज्यादा घबराना है और ना ज्यादा ये करना, और जहां तक हो सके जेन्युइन आइडिया रखना है। बस हेल्प लेनी है औरों से, लेकिन आपका आइडिया खुद करें। सब कुछ अपने मन से नहीं बनाए तो चलेगा, लेकिन ज्यादा स्पेसिफिक चीज नहीं कॉपी करना है। बस एक हेल्प लेनी है कॉमन चीज के ऊपर, ठीक है, जो हर जगह कॉमन मिलेगा, बस उन चीजों के ऊपर। हेलो। हाँ हाँ। जब सर शुरू में बनाते थे ना पेंटिंग वगैरह, तो जैसे आप अभी बताए तो हम्म उसी तरह से बनाते थे। जैसे अभी तो मान लीजिए कॉपी करते हैं, लेकिन जब शुरू में बनाते थे तो बस इस तरह अपने खुद से ही क्रिएट करते थे, हम्म। लेकिन वही अभी नहीं कर वही रहे अच्छा हैं। तरीका भी है, वही अच्छा तरीका भी है। अभी जैसे कि प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस के लिए तो एक अलग चीज हो जाती है ना। आप रियल बनाना सीखते हो, आप देख के कॉपी करके। लेकिन उसके बाद भी अगर आप कर भी रहे हैं तो फ्री वाले फोटोज हो गए। अक्सर जो आपके मिलेंगे रॉयल्टी फ्री फोटोज, वो आपको इसके लिए फ्री होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए उतना चक्कर नहीं होता है। यानी कि आप उससे पेंटिंग वेंटिंग बनाएंगे तो दिक्कत नहीं आती है। डायरेक्ट कमर्शियल यूज आप नहीं कर सकते, उसके प्रिंट विंट नहीं सेल कर सकते। बट नॉर्मल फोटोज जो है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। या कोई लर्निंग पर्पस के लिए कर रखा हो सरेआम, तो वो सब में आप कर सकते हो आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको समझना पड़ेगा कि किस चीज से बंदे को आप परेशानी पहुंचा रहे हो, थोड़ा इस पे भी डिपेंड करता है। कुछ काम लीगली एग्जैक्ट सही ना हो कि भी अगर मान लीजिए कि बंदे को परेशानी नहीं पहुंच रही है, तो वो नहीं करेगा केस आप पे। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की बात भी होती है थोड़ी सी। और कुछ चीज में हम लीगली हम साथ में रहे और ज्यादा परेशानी हो रही है, तो मे भी वो फिर भी तो दिमाग लगाए कुछ करने का। तो ये चीज से समझनी जरूरी है बस, और बनाना है तो ऐसे। समझ गए अच्छे से। हम्म। आप ट्राई करेंगे और जो आप बोले बहुत, हैं। हाँ, सही सब करना है। और चिड़िया चुड़िया वाले में तो चल जाता है। चिड़िया में भी बहुत बहुत अलग टाइप की फोटो है, वो नहीं, बहुत रेयर फोटो ऐसे कोई कोई होता है। ऐसा भी एक फोटो देखा था कि बात जीव खोला हुआ है एक तरीके से, बहुत रेयर है वो एक पर्टिकुलर एक किसी फोटोग्राफर का होगा। लेकिन कॉमन फोटोज चलते रहते हैं इधर उधर, वो तो कॉमन है ना। कौवा उड़ रहा है, कोई फोटो लिया, कितने सारे आदमी लेता है, आप भी ले सकते हैं कौवा का फोटो, है ना। जितना कॉमन फोटो है, अब इस गेहूं का ही बताए थे, अब एक पत्ते का फोटो है, तो भाई एक पत्ते के फोटो में थोड़ी कॉपीराइट होगा। पत्ता तो मेरा पत्ता वैसा ही, तुम्हारा पत्ता वैसा ही, मैं भी खड़ा करके सीधे एक पत्ता का फोटो ले लूंगा तो सेम आ जाएगा। तो इस तरह की चीजों का समझना पड़ेगा कि कौन चीज कितनी रेयर है और कौन चीज कितनी कॉमन है। जितना कॉमन होगी आम चीजें, उस चीज पे कॉपीराइट तो लगेगा भी नहीं, किसी का लिया हुआ भी तो भी नहीं लगेगा। तो एक लैंडस्केप ले सकते हैं, वो तो कॉमन है। किसका? लैंडस्केप का नहीं, लैंडस्केप में तो पूरा अरेंजमेंट आ गया ना। लैंडस्केप कॉमन ऐसा कहाँ होता है? लैंडस्केप में वो एडिट करेगा, बहुत सारी चीजें डालेगा, कंपोज करेगा, कई चीजें होती है उसमें, है ना। तो इसीलिए लैंडस्केप में नहीं कर सकते ना वो चीज। ओ, नहीं, जैसे अभी सीख रहे हैं, जैसे कुछ बना रहे हैं, तो हाँ हाँ। मतलब कॉपी करके तो बना नहीं सकते हैं नहीं, ना। लर्न लर्न कर सकते हैं, पर उससे फिर सेल करने का मत सोचना, वो लर्निंग के लिए है सिर्फ। हाँ, हाँ, पहले आगे कभी सीखेंगे फ्यूचर तब में। तो हाँ सेलिंग होगा। हाँ, तो वही सीखने तक के लिए बस है, नहीं होता है ना बाद में सीखे वाले को भी हम लगा देते हैं सेल में, वो नहीं कर सकते फिर कभी भी। तो एक वो चीज है। और दूसरा बात वही मीनाक्षी, ये जो लैंडस्केप है वो नहीं हो सकता। लैंडस्केप में भी डिपेंड करेगा ना, अब कितना रेयर और कितना कितना ये कॉमन है लैंडस्केप। अब जैसे सामने से जाके सीधा सिंपल सा अब देख रहे हैं हम, ये बेलूर मठ, कोई भी जाएगा अपना फोटो कैमरा निकालेगा, ऐसे फोटो खींचेगा, सबका बराबर होगा। लेकिन उसको कुछ अलग तरीके से बनाया गया, कुछ इमेजिनेशन लगा के उसको अच्छे से एडिटिंग वगैरह की गई है, जो कहते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग जो की जाती है, जिस तरह फोटोशॉप वगैरह पे। अब आप उसको कॉपी कर रहे हो, पता चल जाएगा वो रेयर है वो एक पीस। तो आपको समझना होगा लैंडस्केप कैसा है, किस अच्छा चीज का सर, है। यूट्यूब पे जैसे रहता है, अगर यूट्यूब पे जैसे देख के बनाते हैं, अगर उसको सेल करते हैं तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम होगा? यूट्यूब से देख के मतलब जो आर्टिस्ट जो बनाते हैं वो लोग, जो उनकी चीज हाँ होती है, हाँ। हाँ। हाँ, क्यों हाँ नहीं हाँ। होगा, क्यों नहीं होगा प्रॉब्लम? वो आपको सिखाने के लिए बता रहे हैं कि सेल करने के लिए? बिल्कुल प्रॉब्लम अच्छा। होगी। वो आपको सिखा रहे हैं, वो वहां से बोले ना कॉपीराइट का बंडल होता है। आपको अगर कोई दिया भी जाए फोटो, मैं अगर कह दूं कि चलो प्रोफाइल फोटो में आप लगा सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप कल को सेल भी कर लोगे उसको। सारे कॉपीराइट अलग अलग हैं, वो आपको सिर्फ सिखा रहे हैं और बता रहे हैं, लेकिन आप सेल नहीं कर सकते। उसके
उसके लिए आपको अपना खुद का ही करना होगा, बनाना होगा, या फिर फ्री वाले, या फिर उस बंदे से बात कीजिए, आप बोलिए कि क्या हम इसको बना के सेल कर सकते हैं। अगर वो देता है आपको, अगर वो राइट, तो ठीक है, या तो कुछ पैसे लेके भी दे सकता है, या अगर आपको ऐसे कुछ हो गया, अगर कई तरह की बातें होती हैं पर्सनल लेवल पे, अगर परमिशन दे देता है आपको पैसे के थ्रू दे या वैसे दे, तब आप बनाइए जितना मर्जी बनाने का, तब आप कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन उसके बिना बिना परमिशन के नहीं। या कुछ जगह ऐसे वेबसाइट है जहाँ पे पहले से परमिशन दे रखा है, चलो यार तुम बनाओ, तो वहां पे आप आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे फिर। लेकिन बनाओ का मतलब सेल करना भी लिखा होना चाहिए कि आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, एक चीज के लिए हम दे दे इसका मतलब ये नहीं सारा का सारा मैंने दे दिया है ना। जैसे मैं साइन किया था, वो बीच में तो बहुत चीजों की वजह से पेंडिंग में आ गया थोड़ा सा हम लोग का वो काम, और लंबा टाइम लग जाता कई बार कुछ कामों करने में। तो जैसे कि एक कनाडा के उस आर्टिस्ट के साथ, वो उस राइटर के साथ मैंने किया था, तो क्लियरली कॉन्ट्रैक्ट में ये दिया हुआ है। अच्छा, आप लोगों को एक सैंपल दिखा दो कॉन्ट्रैक्ट का, तब ज्यादा मजा आएगा, इतना कुछ बात बस बात बात हुई जा रही है ना। एक सैंपल दिखाता हूँ आपको मैं कॉन्ट्रैक्ट का, मजा आएगा देखने में। देखना चाहेंगे आप लोग हाँ कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किया जा रहा है? दिखाता हूँ मैं, एक मिनट। हालांकि सब कॉन्ट्रैक्ट अलग होते हैं, ये नहीं कि एक अगर आप देख लिए तो सारे कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही आपको होंगे, ऐसी बात भी नहीं है। ये साइंड एंड ऑल सिग्नेचर्स आर वैलिड, ये ऑनलाइन साइन किया गया है सिग्नेचर पैनल, ऑल साइंस आर वैलिड यहाँ कहा गया है। तो कॉमिक बुक कोलैबोरेशन, अब देखो साइन भी नहीं ऐसे वैसे कुछ भी कर लिया जाए, ये प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है, प्रॉपर तरीके से साइन किया जाता है, इन्हें ऑनलाइन भी करना है तो। This agreement made this 22nd day of March 2019 between Charles Hall, residing at 55 Van Stassen Boulevard, यहाँ पे एड्रेस है ये वगैरह वगैरह, टोरंटो ओंटारियो कनाडा, ये सब तो खैर। और यहाँ भी देखो हेयर इन आफ्टर राइटर, अब किस नाम से पूरे जगह उसका यूज किया जाने वाला है। फिर ये श्वेता भी सारा सारा कुछ है। इंडिया हेयर एंड आफ्टर आर्टिस्ट with respect to the production of a comic book series entitled Dead Horse Lake, या क्या with respect to the production of a comic book series entitled Dead Horse Lake, टाइटल है हेयर एंड आफ्टर द वर्क, अब वर्क के नाम से डेड हॉर्स लिक कॉमिक्स को वर्क के नाम से बोला जाएगा, मुझे आर्टिस्ट के नाम से, ये सारे हो गए उसके बिब्लियोग्राफी कहते हैं, टू बी ड्रॉन बाय आर्टिस्ट एंड टू बी रिटन बाय राइटर in consideration of the mutual promises contained herein and for other good and valuable consideration, receipt of which is hereby acknowledged, the parties agree as follows। थोड़ा सा लैंग्वेज टफ होता है, लॉ का अजीब सा होता है, अलग अलग तोड़ना पड़ता है, तो वही ये प्रॉमिस एक तरीके का ये है, गुड एंड वैल्यूएबल कंसिडरेशन, जितना भी गुड्स वाला जितना भी होगा, वैल्यूएबल कंसिडरेशन जो पैसे वाले जो भी चीजें भी होंगी, उसका ये रेसिप्ट है एक तरीके से, रेसिप्ट ऑफ व्हिच इज hereby acknowledged, ये एक्नॉलेजमेंट किया गया है, हम दोनों की तरफ से इस बात को एक्नॉलेज किया जाता है, यानी कि माना जाता है, ये कहते हैं ना एग्री करना। फर्स्ट देखिए वन, ये सब है क्लॉज जो देख रहे हैं, वन वन के अंदर फिर क्या है, एक रोमन में वन है ना, सबको दिख रहा है, या मैं हल्का दिखाता चलो। ओके, थोड़ा सा इसका फॉन्ट थोड़ा अच्छा नहीं है, इससे बेटर फॉन्ट होता, लेकिन वो दिया था हमको तो उतना बढ़िया फॉन्ट नहीं है, मगर देखिए ये क्लॉज है, ये सब क्लॉज है, ये क्लॉज के अंदर भी बहुत सारी चीजें, फिर यहाँ सेकंड नंबर, फिर ये क्लॉज है, फिर तीसरा क्लॉज हो गया, ये हर एक बात के लिए एक एक क्लॉज होता है, और बहुत सारे क्लॉज से कॉन्ट्रैक्ट बनता है। द कॉपीराइट ऑफ द स्क्रीन प्ले इज रजिस्टर्ड, ठीक है, ये रजिस्टर किया हुआ है कॉपी,
एंड हेल्ड इन द नेम ऑफ द राइटर, राइटर के पास कॉपीराइट है। यहाँ चर्चा किया गया ना, इसीलिए कॉपीराइट किया जाता है। द कॉपीराइट इन द वर्क शैल बी जॉइंटली रजिस्टर्ड एंड हेल्ड इन द नेम ऑफ बोथ राइटर एंड आर्टिस्ट। पहला तो ये हो गया कॉपीराइट किसको जाएगा, ये जो काम होगा ये कॉपीराइट किसका होगा, ये दोनों का होगा, जॉइंटली रजिस्टर होगा, मेरा और उसका, राइटर और आर्टिस्ट। ग्रांट ऑफ ऑप्शन, पहला इसमें राइटर इंडिविजुअली एंड ऑन बिहाफ ऑफ हिज रेस्पेक्टिव सक्सेसर्स and assigns hereby grants to artist the right to engage in development of the work during the period commencing as of date of, ये ending 6 months। ये होता है कि आप एक फिक्स टाइम के लिए कर सकते हो, उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। जैसे मेरा बीत गया, बट आगे चल के फिर काम चल रही है, फिर से एक नया इसको रिन्यू कर दिया जाएगा और काम हो जाएगा। द ऑप्शन पीरियड, ये पीरियड है, यानी कि ये राइटर engage in development and on behalf of his respective success assigns, यानी कि मेरी मर्जी है कि मैं किसी और को भी यहाँ काम करवा सकता हूँ, किसी को इस पे काम करवा सकता हूँ। सेकंड, फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डाउट इन द इवेंट दैट आर्टिस्ट फेल्स टू कंप्लीट द आर्टवर्क इन द ऑप्शन पीरियड, ऑल ऑफ द राइट्स सेट फोर्थ हेयरिंग शैल रिवर्ट टू राइटर। यानी कि अगर मैं उस फिक्स टाइम में अगर नहीं कर पाता हूँ तो सारा का सारा जो राइट है वो किसके पास चला जाएगा, वापस से राइटर के पास, यानी कि तब उसका कोई राइट मेरे पास नहीं है। कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये बता दिया गया। अब सेकंड क्या है, सेकंड अब क्लॉज अगली बात के लिए, क्रेडिट्स इन द वर्क शैल रीड रिटन बाय राइटर, क्रेडिट ऐसे दिया जाएगा, रिटन बाय राइटर, ड्रॉन बाय आर्टिस्ट, अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज इन एडवांस बाय बोथ पार्टीज। यानी कि इसमें चेंजिंग तभी होगी जब दोनों पार्टी अग्री करेंगे कि ऐसे नहीं ऐसे करना है। थर्ड, रॉयल्टीज फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ द वर्क, यही रॉयल्टी की मैं बात में कर रहा था ना, आज रॉयल्टी की बात हुई है। ये बुक टाइप की चीज है, हर एक पीस पे इसमें रॉयल्टी आएगा। तो पब्लिकेशन ऑफ वर्क शैल बी डिवाइडेड एज फॉलोज, राइटर 50%, आर्टिस्ट 50%, यह प्रॉपर बताया गया, दोनों को 50% आएगा, 10% है तो 5-5 दोनों का हो जाएगा। अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज इन एडवांस बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, अगर इसमें चेंज किया जाएगा तब पहले, अगर दोनों एग्री करेंगे तब चेंज होगा इसमें। पेज रेट्स पेड बाय पब्लिशर्स अपॉन डिलीवरी ऑफ द वर्क शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस प्रोविजन एंड शैल बी नेगोशिएटेड सेपरेटली बाय राइटर एंड आर्टिस्ट ऑन देयर ऑन बिहाफ एंड पेड डायरेक्टली टू द एप्लीकेबल पार्टी। यानी कि वो यहाँ पे नहीं है, हम दोनों के बीच का है बस। ये पेज रेट देगा तो कंपनी से हम दोनों अलग अलग अपने तरीके से बात करेंगे कि मुझे इतना ही उतना चाहिए, उसके लिए एक अलग कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ होगी, वो कंपनी जो पब्लिशर है, पब्लिशर जो मुझे देंगे रुपए, उसके लिए अलग एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ये हम दोनों के बीच का है, सिर्फ मेनली कॉपीराइट है और जो एक रॉयल्टी का डिवाइड है। ऑल ओरिजिनल आर्ट क्रिएटेड बाय आर्टिस्ट फॉर, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है एक चीज, ऑल ओरिजिनल आर्ट क्रिएटेड बाय आर्टिस्ट फॉर द वर्क एंड द प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ सच ओरिजिनल आर्ट शैल रिमेन द सोल प्रॉपर्टी ऑफ आर्टिस्ट। यानी कि मैंने जो काम किया वो मेरा ही है, वो किसी और का नहीं है। कॉमिक्स भले दोनों का है, पर ओरिजिनल आर्ट जो बनाऊंगा उससे प्रिंट भी अगर निकाल दूं तो मेरा होगा, वो उससे राइटर को नहीं लेगा, वो है ना यही। एंड द प्रोसीड, अब ये कुछ टर्म समझना जरूरी है, मैं जल्दी क्लास को रैप अप कर रहा हूं, एक दिन में सारा कुछ करूंगा तो शायद दिमाग काम ना करे। देखिए, फॉर द वर्क एंड द ऑल ओरिजिनल आर्ट, ओरिजिनल आर्ट क्या हो गया, अगर मैं पेपर पे क्रिएट कर रहा हूँ, कैनवास पे क्रिएट कर रहा हूँ तो वो ओरिजिनल आर्ट हो जाएगा। क्रिएटेड बाय द आर्टिस्ट फॉर द वर्क, फॉर द वर्क यानी इस कॉमिक्स के लिए जो मैं काम कर रहा हूँ वो सारे के सारे जो होंगे, अगर पेपर पे क्रिएट किया तो पेपर मेरा है। एंड द प्रोसीड्स, अब ये प्रोसीड्स क्या है, उससे उत्पन्न हुए कोई और चीज जो है, फ्रॉम द सेल ऑफ सच ओरिजिनल आर्ट, यानी ओरिजिनल आर्ट का जो ये जितना सारा कुछ है, प्रोसीड जो होगा वो सब मेरा होगा। यानी कि पैसे से मैं सेल करूं या किसी तरह से सेल करूं मैं अपने ओरिजिनल आर्ट को, या मैं प्रिंट करके सेल करूं इस तरह ओरिजिनल आर्ट का, वो सारा का सारा किसका जाएगा, वो सारा का सारा मेरा होगा। यानी कि उसमें राइटर ने कर दिया। बहुत सारी जगह ये नहीं किया जाता, उस केस में क्या होता, मैं मेन आर्टवर्क सेल नहीं कर सकता था, या सेल करता तो उसमें होता ये कि उसको भी देना पड़ता है, हिस्सा देना पड़ता है, ऐसा होता। लेकिन यहाँ मेरा है, उसका जो ये सारा का सारा है, सैलरी में सोल प्रोडक्ट्स ऑल स्क्रिप्ट्स। अब यहाँ अपने बारे में क्या लिखा है वो देखिए, ऑल स्क्रिप्ट्स, जितना स्क्रिप्ट तैयार करेगा, डायलॉग भी जो तैयार करेगा वो क्रिएटेड बाय राइटर फॉर द वर्क एंड द प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ सच स्क्रिप्ट्स शैल रिमेन द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द राइटर।
अब उसका जो एक डायलॉग है, उस एक डायलॉग को हम कहीं यूज नहीं कर सकते। भले ही हम कॉमिक्स में, आप यही बताए थे, बंडल स्प्लिट करना है, कॉमिक्स में दोनों का बराबर हक है, 50-50% दोनों का कॉपीराइट है, लेकिन स्क्रिप्ट को अगर हम अलग करके अगर चाहेंगे कुछ करना हम, तो वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्क्रिप्ट जो है वो उसका है, पूरा कॉमिक्स मेरा है बट स्क्रिप्ट उसका है, और उससे वो उसको जो मर्जी वो करेगा, जिस तरह अपना आर्टवर्क का जो करना है हम करें, वो भी अपना करेगा, वो जो भी करना है। तो ऐसा ही है, नो एग्रीमेंट फॉर द पब्लिकेशन ऑफ द वर्क शैल बी वैलिड विदाउट द सिग्नेचर ऑफ बोथ राइटर एंड आर्टिस्ट। कोई भी एग्रीमेंट है वो वैलिड नहीं होगा। हाउएवर आइदर पार्टी मे ग्रांट अ रिटन पावर ऑफ अटॉर्नी टू द अदर सेटिंग फुट। सारा जो होगा वो दोनों के बिना, सिग्नेचर के बिना वैलिड नहीं होगा कोई भी काम। तो ये सारी चीजें हैं। अब खैर बहुत ज्यादा नहीं दिमाग खराब करूंगा, क्योंकि आप लोग शायद बोर हो रहे होंगे। अब ऐसे बहुत सारा है पब्लिकेशन का एग्रीमेंट। 7 नंबर देखिए, सब क्लॉज है। 7 नंबर क्लॉज, 7 में फिर 1 है और 2 है, 3 है, यहाँ पे अब 40% भी है, पार्टी 50। कोई और अगर मेरे साथ काम करेगा, सीक्वल अगर बन रहा है, तो रॉयल्टी ऐसा होने वाला है, फर्स्ट पार्टी 50, सेकंड पार्टी 10, थर्ड पार्टी 40, है ना। तो ऐसे करके एनी ओरिजिनल आर्ट क्रिएटेड बाय थर्ड पार्टी फॉर सोल पार्ट ऑफ थर्ड पार्टी। तो ये सारा केस दिया गया, अगर मैं आगे काम ना करूं, कोई और काम करे, तो ऐसे होगा। तो ये हो गए। फिर 8th नंबर भी यहाँ पे है, कोई पार्टी अगर मरता है, इफ आइदर पार्टी डाइज द सर्वाइविंग पार्टी शैल हैव द सोल राइट टू द नेगोशिएट एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर पब्लिकेशन। अब उसका जो सर्वाइविंग पार्टी होगा उसके पास चला जाएगा वो राइट, क्रिएट ये सब हो जाएगा। लेकिन वो चीज होगा, वो सारा फैसला वो लेगा, लेकिन फिर भी रॉयल्टी उसको मिलेगा, रॉयल्टी मिलता रहेगा उसको, मरने के बाद भी उसके आदमी को मिलता रहेगा रॉयल्टी। लेकिन साइन बस एक की जरूरत हो, कोई और साइन नहीं करे उसके बिहाफ पे। 10, अब 10 नंबर में क्या है? अब ये दिस एग्रीमेंट, 9 नंबर है एग्रीमेंट, अब आ गया जुरिडिक्शन पे। दिस एग्रीमेंट शैल कंटिन्यू इन परपेचुइटी, यानी कि चलता रहेगा। दिस एग्रीमेंट शैल इन्योर टू द बेनिफिट ऑफ एंड शैल बी बाइंडिंग अपॉन द heirs, executors, administrators, successors and assigns of the parties. This agreement shall be constructed and enforced in accordance with the law of Canada and India. ये दोनों के लॉ के अकॉर्डिंग इसके ऊपर काम हो सकता है। All disputes arising out of this agreement shall be submitted to mediation in accordance with the rules of institution to be determined. एक आर्बिट्रेरी इंस्टीट्यूशन भी बीच में किया था, वो सब लंबा चौड़ा लॉ का चीज है, मैं बता नहीं सकता। मेडिएशन इज नॉट सक्सेसफुल, मेडिएशन यानी कि थर्ड पार्टी चूज करते हैं, अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता है तो सबमिटेड टू फाइनल एंड बाइंडिंग आर्बिट्रेशन इन अ सिटी टू बी डिटरमाइंड। द आर्बिट्रेटर शैल बी सेलेक्टेड। मेडिएशन फिर आर्बिट्रेशन है यहाँ, तो आर्बिट्रेटर शैल बी सेलेक्टेड एंड डिस्प्यूट शैल बी सबमिटेड टू आर्बिट्रेशन इन द अकॉर्डेंस विद द रूल ऑफ इंस्टीट्यूशन टू बी डिटरमाइंड। द आर्बिट्रेटर्स अवार्ड शैल बी फाइनल। The judgment may be entered upon it by any court having jurisdiction therefore. यानी वो हो जाएगा, should either party retain counsel for purpose of enforcing। ये लंबा चौड़ा है, in witness of fear of ये सब है। ये यहाँ पे डॉक्यूसाइन, ये साइन किया है, ये 4 साल यहाँ किया और यहाँ पे मेरा साइन हो गया, तो ये हो गया एक कॉन्ट्रैक्ट। छोटा सा, ये बहुत छोटा कॉन्ट्रैक्ट, इससे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। अर्चना चली गई, उसने मुझे एक दिन कॉन्ट्रैक्ट पढ़वाया था और बोला था कि ये कुछ है, देखो तो इसमें क्या है। भाई साहब से कॉन्ट्रैक्ट था, वो 7-8 पेज का कॉन्ट्रैक्ट था, बहुत वाहियात कॉन्ट्रैक्ट था, बहुत गंदा, मतलब जो राइटर है उसका पूरा गला दबा दिया था, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सब मजा आया कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के? मजा आया अभी? आवाज नहीं आ रही है, हेलो? जो ऐसा कर सकती हो, टाइप कर सकती हो। फिर अब क्लास भी अब हो ही गया, ओवर ही। ठीक है, जिसको जो कुछ पूछना है बोलना है वो टाइप करके यहाँ दे सकता है। कोई भी? अच्छा चलिए, कोई नहीं, गुड नाइट।
कल से हम लोग फिर आएंगे ट्रैक पे। आज मैंने पेंटिंग भी नहीं देखी आप लोगों की, पेंटिंग कल देखूंगा। आज का ये बहुत जरूरी था, बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए किया है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।